71 वो नूर का झरना है और राधिका की शादी। अक्षित ने पाखी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुंबई घूमने का प्लान बनाया था और इसके साथ उसका दूसरा मकसद भी था। पूरी रात दर्शन को ढूंढने के बाद सक्षम और उसके साथियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि दर्शन अभी मुंबई में ही है। अक्षित 1-2 दिन यहाँ रहकर दर्शन की तलाश करना चाहता था, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था। कुछ देर बाद पाखी भी तैयार हो चुकी थी। उसने आज ब्लू जीन्स के साथ एक रेड टॉप पहना था और साथ में कंफर्टेबल शूज। पाखी की गोरी त्वचा पर रेड कलर काफी जच रहा था। अगर कोई भी उसे एक बार देख ले तो दोबारा देखने से खुद को नहीं रोक सकता था। यही हाल अक्षित का था। अक्षित होटल के बाहर कार के पास पाखी का वेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही पाखी होटल से बाहर आई अक्षित की नज़र उस पर ठहर गई। अक्षित को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार पाखी को देख रहा हो और उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। पाखी धीरे धीरे चलते हुए अक्षित की तरफ आ रही थी। पाखी को देखते ही अक्षित के मन में एक ही गाना बज रहा था। वो नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी, मैंने आंख गटक लिया, उस हुस्न का पानी। वो नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी, मैंने आंख गटक लिया, उस हुस्न का पानी। उसे तकते तकते उम्र गुजारूं, कोई और ख्याल जो आए झट से उतारूं। इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत। अक्षित पाखी को ही देखे जा रहा, उसे पता ही नहीं चला कि पाखी कह उसके सामने आ चुकी थी। उसने अक्षित के सामने वेव करते हुए कहा, कहाँ खो गए आप? तुम्हारी खूबसूरती में। अक्षित के मुंह से अचानक ही ये निकल गया। अक्षित की बात सुनकर पाखी के अक्षित के गार्ड भी जाए हैरानी से देखने लगे। इतने में अक्षित अपना गला साफ करते हुए कहता है, यूं मेरा मतलब खूबसूरत लग रही हो, अब हमें निकलना चाहिए। तुमने सारी जगह की लिस्ट तो बना ली है ना? अक्षित ने कार का डोर अपने करते हुए कहा। पाखी कार के अंदर बैठते हुए कहती है, मैंने यहाँ आने से पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पाखी के कार में बैठने के बाद अक्षित ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। अक्षित ड्राइव करने लगता है और उनके पीछे और भी कई कार्स आने लगती है। पाखी को लगा था कि वो और अक्षित अकेले ही घूमने जा रहे हैं, लेकिन अक्षित ने तो पूरी बारात को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाया था। उन सबको देखकर पाखी कहती है, गार्ड्स ले जाना जरूरी है क्या? बस हम दोनों ही नहीं जा सकते? अक्षित का ध्यान ड्राइविंग पर ही था। उसने पाखी की बात सुनी और बिना उसकी ओर देखे न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब से कोई भी गार्ड्स के बिना कहीं नहीं जाएगा। तुम चाहे कहीं भी जाओ, गार्ड्स तुम्हारे साथ ही जाएंगे। ओके, अक्षित ने पाखी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पाखी पाउट करते हुए कहती है, क्या ये जरूरी है? अक्षित बस हाँ में सिर हिलाता। पाखी आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि अक्षित उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, हाँ, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अब थोड़ी देर चुप बैठे, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर पाखी मुंह फुलाए बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राधिका कल रात के मीठे पलों में खोई हुई थी। वो अभी तक नींद से नहीं जागी थी। उसे कल रात काफी देर भी नींद आई थी। इतने में ही राधिका की मॉम सरिता राधिका के रूम में नॉक करती हुई एंटर करती है। राधिका को सोता देख सरिता जीना में सिर हिलाती है और कहती है, ये लड़की भी ना शादी करके की उम्र हो चुकी और देखो कैसे बच्चों की तरह सो रही है। सरिता जी राधिका के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहती है, उठ जाओ राधिका, कितनी देर सोने का इरादा है? 10 बज चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका नींद से उठकर सीधा बैठ जाती है और शॉक होते हुए कहती है, 10 बज चुके हैं? लेकिन कैसे, मैं तो अभी सोई थी। ओ गॉड, मम्मी आप मुझे पहले नहीं उठा सकती थी? मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई है, अब मैं क्या करूं? राधिका बेड से उठकर सीधा बाथरूम की ओर भागने लगती है। लेकिन सरिता जी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और कहती है, इतनी जल्दी क्या है बाथरूम जाने की? और आज तू ऑफिस नहीं जा रही है? आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से कहती है, आज? मम्मी आप उन्हें किसी और दिन आने के लिए नहीं कह सकती क्या? आज मैं ऑफिस नहीं गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी मैंने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली है। उन्हें कल आने के लिए बोलिए, मैं कल लीव लेकर भी आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका आज कैसे भी करके ऑफिस जाना चाहती थी। रात को उसके और अंश के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही उसे अंश को देखने का मन हो रहा था। हालांकि उसे शर्म भी आ रही थी, लेकिन उसका मन अंश को देखे बिना मान ही नहीं रहा था। लेकिन सरिता राधिका की ओर देखते हुए कहती है, वो लोग आज ही आ रहे हैं और तू कहीं भी नहीं जा रही है, समझी? बेटा ये शादी ब्याह का मामला है, तू इसे ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। राधिका सरिता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ओहो मम्मा, वो लोग बस मुझे देखने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे उस लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे इससे ही मेरी शादी होगी? सरिता जी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हो सकता है कि तेरी शादी इस लड़के से ही हो जाए। मुझे तो ये लड़का काफी पसंद आया।
और तेरे पापा ने भी उसे पसंद कर लिया, अब बस तुम दोनों को मिलना है और फिर शादी। उद्धरण चिन्ह। क्या? राधिका ने चौंकते हुए कहा। लास्ट टाइम जब सरिता ने उन लोगों की बात कही थी तक सिर्फ इतना कहा था कि वो बस देखने आ रहे हैं और अब वो कह रही है कि उन्हें वो लड़का पसंद भी आ गया है। राधिका शॉक में थी, वो कुछ कह पाती उससे पहले ही सरिता जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खूबसूरत ड्रेस लेकर आई हूं, तुम उसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करके सरिता जी वहां से जा चुकी थी। राधिका को ये समझ में नहीं आ रहा को अचानक से उनके मम्मी पापा दोनों को ही वो लड़का कैसे पसंद आ गया। राधिका ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो शादी के लिए मना कर देगी तो उसके मम्मी पापा कभी उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कराएंगे। वही अंश अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। आज उसके लिए कॉफी पायल लेकर आई थी। उसने जब पायल से राधिका के बारे में पूछा तो पायल ने कहा कि उसे नहीं पता कि राधिका अब तक क्यों नहीं आई है। राधिका के न आने से अंश का काम में ध्यान नहीं लग रहा था। उसे कल रात की बात याद आ रही थी। उसके लिए वो एक प्रेशियस मोमेंट था जब उसे राधिका की फीलिंग के बारे में पता चला। अंश अपना सिर अपनी चेयर से लगाकर राधिका के बारे में सोचने लगा। अचानक ही अंश ने आंखें खोली और सोचने लगा, कहीं राधिका कल की किससे गुस्सा तो नहीं हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वरना वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश करती। तो फिर आज बिना बताए ऑफिस से एब्सेंट क्यों है? ओह, मेरा सर फट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अंश को भी कल के बाद से ही राधिका से मिलने का मन कर रहा था। अंश कल रात उसे आपके पास ही रोक कर रखना चाहता था, लेकिन राधिका को जिद की वजह से उसे जाने दिया। अंश अब अपना फोन निकल कर राधिका को कॉल करता है लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। राधिका मेरी जान, अब इतना क्यों तड़पा रही हो मुझे? अंश ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। वही यश भी राधिका के लिए तड़प रहा था। उसे दर्शन की हालत के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं था। उसे बस इतना बताया गया था कि दर्शन मुंबई बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया है। उसने दर्शन को कई बार फोन भी किया लेकिन उसका फोन बंद था, इसलिए उसने उसके बारे में जानने की कोशिश करनी बंद कर दी। उसके सोचा कि दर्शन एक दो दिन के आ ही जाएगा, तब तक वो राधिका को ही अपना बना ले। दर्शन के आदमियों ने यश के लिए एक फेक फैमिली भी तैयार कर दी थी। दर्शन को पता था कि वो वहां मौजूद नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे। उसकी फेक मम्मी का नाम अनुराधा था और उसे डैड का नाम गोविंद था। गोविंद का एक छोटा सा बिजनेस था जिससे ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। अपनी फेक फैमिली को लेकर यश राधिका के घर की ओर चला गया। राधिका के घर के बाहर यश ने उन दोनों को धमकाते हुए कहा, अगर मेरा काम थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो तुम दोनों को मैं यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। यश की डरवानी आवाज सुनकर उसके फेक पेरेंट्स डर के मारे कांपने लगे। वो दोनों स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर थे, लेकिन उससे उनकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। जब दर्शन के आदमियों ने उन्हें रुपए ऑफर किए तो वो मना नहीं कर पाए। उन दोनों ने यश को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे कि आप अपने सगे माँ बाप को भूल जाएंगे। गोविंद ने दांत दिखाते हुए कहा। लेकिन ये बात यश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गोविंद को गुस्से में ऐसे देखा मानो वो अभी उसे जान से मार देगा। अनुराधा ने बात संभालते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर यश उसे भी गुस्से में घूरता है और फिर दरवाजे की ओर जाने लगता है। यश डोर बेल बजता है और राधिका के डैड पंकज जी दरवाजा खोलते हैं। पंकज जी मुस्कुराते हुए उन सबका स्वागत करते हैं। उन्हें देखकर यश ने आपके चेहरे पर एक स्माइल ले आता है और अच्छा होने का दिखावा करने लगता है। सभी लोग हॉल में बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। वही पंकज जी यश से पूछते हैं, बेटा आपने बताया नहीं कि आप करते क्या है? यश चाय पीते हुए कहता है, अंकल जी मैं अभी एसएन प्राइवेट लिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और शायद मुझे इस महीने तरक्की भी मिलने वाले है। इस पर पंकज जी हंसते हुए कहते हैं, देखा तुमने, राधिका से इनकी शादी को बात होते हुए इनको तरक्की मिलने वाली है। सोचो जरा शादी के बाद क्या होगा। उसकी बात सुनकर सबके हंसने लगते हैं। राधिका का जिक्र होते ही पंकज जी सरिता जी को राधिका को लेकर आने ले लिए कहते हैं। कुछ ही देर में राधिका कुछ नमकीन हाथ में लिए हॉल में आ जाती है। जैसे ही राधिका हॉल में आती है यश की गंदी नजर उस पर ठहर जाती है और वो स्मर्क करते हुए राधिका को ही देखने लगता है। राधिका ने एक फूसिया कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। राधिका ने अपनी नजर झुका रखी थी। उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने बस अपनी मम्मी के कहने पर आज घर पे रुकने का डिसीजन लिया था, वरना वो अब तक ऑफिस में होती। राधिका के नमकीन की प्लेट टेबल पर रखी और गोविंद और अनुराधा को नस्मते कहा। तभी पंकज जी ने यश की तरह इशारा करते हुए कहा, और बेटा ये है यश, इनका बेटा। यश नाम सुनते ही राधिका थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने एक यश से बड़ी मुश्किल से कुछ बचाया था और उसकी जिंदगी के दूसरा यश भी आ चुका था। जब उसने नजर उठाकर यश को देखा तो डर के मारे उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ गई और उसकी आंखें शौक से फैल गई।
वही यश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर राधिका की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। कंटिन्यू। 72। दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस चैप्टर को लाइक करना। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी होगी और मिसिंग पाखी। जब राधिका ने नजर उठाकर यश को देखा तो डर के मारे उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ गई और उसकी आंखें शौक से फैल गई। वही यश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर राधिका की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। राधिका अपनी जगह पर पूरी तरह से जम चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यश उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। यश को देखकर राधिका को वो पल याद आ गया जब यश राधिका को लेकर होटल में गया था। उसने सबकॉन्शियसली अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन सरिता जी ने उसे संभालते हुए कहा, राधिका बेटा जाओ जाकर यश के साथ बैठ जाओ। हम भी तो देखें कि तुम दोनों एक साथ कैसे लगते हो। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी की बात सुनकर यश शर्माने का नाटक करने लगा। वही उसके फेक पेरेंट्स भी अपने दांत दिखाने लगे, लेकिन राधिका काफी घबरा गई थी। उसे यश को देखने में भी घबराहट महसूस हो रही थी और उसकी मम्मी उसे उसके पास बैठने के लिए कह रही थी। राधिका के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को यश की सच्चाई बता सके, और सच कहे तो राधिका घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सरिता जी ने राधिका को हल्के से पुश किया और राधिका सिर झुकाए यश की ओर चली जाती है और उससे कुछ दूरी बनाकर बैठ जाती है। इतने ने गोविंद ने कहना शुरू किया, ही दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। साक्षात राम सीता की जोड़ी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। इतने में अनुराधा ने कहा, सही कहा जी आपने। मुझे भी बहू के रूम के एक बेटी मिल जाएगी। मैं सच में कितनी खुश हूं। सभी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान राधिका पर नहीं था। डर और घबराहट की वजह से उसे पसीने आने लगे थे। उसका मन हो रहा था कि वो यहां से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। राधिका अपने ख्यालों में ही गुम थी कि तभी यश ने उसी पैरों पर अपने पैर से टैप किया, जिससे राधिका के पूरी बॉडी में एक समसानी फैल गई। तभी यश ने गोविंद को देखते हुए इशारा किया। गोविंद उसकी बात समझ गया और उसने जो चाय की कप उठा रखी थी उसे नीचे रखते हुए कहा, हम सब तो बातें करते रहेंगे, लेकिन फैसला तो इन दोनों को ही करना है। मुझे लगता है कि इन दोनों को थोड़ी देर अकेले में बात कर लेनी चाहिए, अगर आप लोग चाहे तो। उसने राधिका के पेरेंट्स की ओर देखते हुए कहा। इतने में राधिका के डैड कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाए तो अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी राधिका की ओर देखते हुए कहती है, राधिका जाओ यश को अपना कमरा दिखा दो। सरिता जी राधिका के रिएक्शन का वेट करने लगी, लेकिन राधिका का ध्यान कहीं और ही था। इतने में सरिता जी ने जोर से राधिका का नाम लेते हुए कहा, राधिका। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज तेज थी इसलिए राधिका बुरी तरह से चौंक गई थी। उसने सरिता जी की ओर देखा और अपनी पलकें झपकाने लगी। इतने में ही सरिता जी ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, राधिका तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जाओ यश को अपने रूम से घुमा कर ले आओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका ने हाँ ने सिर हिलाया और अपनी जगह से उठती हुई अपने रूम की ओर चली गई। वही यश भी शर्माने का नाटक करते हुए राधिका के पीछे चला गया। राधिका अपने कमरे में पहुंच तो चुकी थी, लेकिन वो यश का सामना नहीं करना चाहती थी। वही यश कमरे में पहुंचते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। दरवाजे की आवाज सुनकर राधिका पीछे मुड़ती है और घबराते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। यश डोर लॉक कर राधिका की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैंने दरवाजा बंद किया, तुम्हें समझ में नहीं आया। क्या तुम चाहती हो कि सब हमारी बातें सुने। मुझे नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। यश राधिका के पास से गुजरता हुआ उसके बेड पर बैठ जाता है और फिर बेड पर लेटते हुए अपने दोनों हाथ फैला लेता है। उसकी हरकतें देखकर राधिका का मन हो रहा था कि उसका सिर फोड़ दे, लेकिन उसने अपने गुस्से में कंट्रोल में किया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए यश से कहा, देखो तुम अब स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप से यहां से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यश ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यश अपना हाथ फैलाते हुए एक पिलो उठा लेता और उसे सूंघने लगता है। ये राधिका को कितना गंदा महसूस हुआ ये तो वही जानती थी। राधिका ये बात समझ चुकी थी, यश उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता है। ये सोचकर राधिका को अजीब सा महसूस होने लगा। यश बेड सीधे बैठ जाता है और पिलो को हग करते हुए कहता है, मुझे ये रूम पसंद आया। इस कमरे में हर जगह तुम्हारी खुशबू बिखरी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बाहों में हो। ये फीलिंग कितनी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राधिका गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है, तुम अपना ये गंदा सा मुंह बंद रखो और निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल भी दिखाना। उद्धरण चिन्ह। राधिका गुस्से में यश को घूर रही थी, लेकिन यश पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। यश पिलो साइड में फेंकता है और अपनी जगह से खड़ा होता हुआ कहता है, देखो हमारे देश में अपने होने वाले पति से ऐसे कोई बात नहीं करता। तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए।
एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाया चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यश राधिका की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हार और मेरा नाम एक साथ लिखा जाएगा। राधिका यश राजपूत। सुनने के कितना अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। यश ने राधिका की ओर कृपी स्माइल करते हुए कहा। राधिका गुस्से में यश को देखती है और अपना हाथ उठाते हुए कहती है, यू। लेकिन इससे पहले कि राधिका यश को चाटा मार पाती, यश ने उसका हाथ बीच ने हो पकड़ लिया। राधिका अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहता है, अभी तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद चिल्लाते हुए कहोगी, बेबी डोंट लीव मी, डोंट लीव मी। बस कुछ दिन और फिर तुम मेरी होगी और तुम्हारे बॉडी के हर एक हिस्से में मेरे निशान होंगे। कहते हुए यश ने राधिका की ओर देखते हुए हवा में लीक किया। यश राधिका का हाथ छोड़ता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वही राधिका यश की हरकतों से अंदर तक हिल चुकी थी। वो खुद को संभालते हुए अपने बेड पर बैठती है और उसको आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। राधिका अब बस यश के यहाँ से जाने का वेट करने लगती है ताकि वो अपने मॉम डैड से इस बारे में बात कर सके और उसे यश से छुटकारा मिल जाए। वही दूसरी तरह अंश के लिए ऑफिस में रुकना मुश्किल हो गया था। उसे बस राधिका की याद आ रही थी। राधिका का फोन भी बंद था, इसलिए उसे और भी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। अंश अपना कोट लेकर अपने केबिन से निकलता है। अंश बिना टाइम वेस्ट किए राधिका के घर की ओर चला जाता है। अंश राधिका के घर के बाहर पहुंच चुका था और उसे बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इस वक्त तक यश और उसकी फेक फैमिली भी जा चुकी थी। अंश ने अपना फोन निकाल के राधिका को कॉल किया, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ था। अंश को अब राधिका की फिक्र होने लगी थी। उसने राधिका के घर की तरफ एक बार और देखा और उदास होकर वहां से चला आया। राधिका ने जब कार की आवाज सुनी तो वो भागी भागी खिड़की के पास आ गई। उसने ऐसा क्यों किया ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि उसका दिल उसे अंश के होने का एहसास करा रहा था। लेकिन राधिका जैसे ही खिड़की के पास पहुंची, वो कार वहां से जा चुकी थी। राधिका का मन किसी के दूर जाने के एहसास से घबराने लगा। तभी राधिका के कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर राधिका उस ओर देखती है। कमरे पर राधिका के मम्मी पापा खड़े थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ अलग थे। उन्हें देखकर राधिका एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मम्मी पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर उसके पेरेंट्स कोई रिएक्शन नहीं देते और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। राधिका को ऐसा लगने लगता है कि ये दोनों अब कुछ बुरा कहने वाले हैं। सरिता जी राधिका के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से दूर करके खिड़की बंद करती है। राधिका एक शॉकिंग फेस लेकर उनको ये करते हुए देख रही होती है। तभी राधिका डैड कहते हैं, देखो राधिका, तुम्हें ये शादी करनी होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखो। उद्धरण चिन्ह। राधिका उनकी बात को समझने की कोशिश कर रही होती है कि सरिता जी कहती है, हाँ और इस बार हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। तुम्हारी और यश की शादी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। राधिका उनकी बात को समझने की कोशिश करती है और कहती है, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे वो पसंद नहीं है। आप लोग इस रिश्ते के लिए मना कर दो। उद्धरण चिन्ह। राधिका जी सरिता का फेस अपनी ओर करते हुए कहती है, क्या कमी है उसमें जो तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? लड़का दिखाने में अच्छा है, अच्छा कमाता है और उसकी फैमिली अच्छी है, और क्या चाहिए तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपनी मॉम की ओर देखते हुए कहती है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मम्मी आप उसे नहीं जानती है। उसने आप दोनों को बेवकूफ बनाया है, वो बस अच्छा होने का दिखावा कर रहा था। आपको पता भी है उससे मेरे साथ क्या किया? सरिता राधिका को उसके बाजू से पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, क्या किया है उसने? हम बोलो क्या किया उस लड़के ने? सरिता जी ने राधिका के बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था और राधिका के जवाब का वेट करने लगी। लेकिन राधिका एक कसम में पड़ चुकी थी। वो चाहकर भी आपके पेरेंट्स को ये नहीं बता सकती थी कि यश ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि उन्होंने कभी राधिका की बात को नहीं टाला है, लेकिन राधिका को लग रहा था कि इस वक्त उसके मॉम डैड उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। इसलिए उसने बस न में सिर हिला दिया। सरिता जी ने राधिका के बाजू को झटकते हुए उसे छोड़ा और कहा, देखो राधिका, मुझे नहीं पता कि तुम यश से शादी के लिए मना क्यों कर रही हो, लेकिन हम इस बारे में और बात नहीं कर सकते। इस संडे को तुम्हारी सगाई है। तुम्हें अपने जिन दोस्तों को बुलाना है उन्हें बुला लो और चुपचाप से घर में बैठो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करती हुई सरिता जी राधिका के कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधिका के पापा कुछ देर तक राधिका को देखते रहते हैं, फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। वही राधिका अभी बुद्ध बनी हुई खड़ी हुई थी। राधिका एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी, लेकिन इस सिचुएशन में वो खुद को काफी हेल्पलेस और हरा हुआ महसूस कर रही थी। वही मुंबई में पाखी और अक्षित कई जगहों पर घूमने के बाद एक मॉल में कुछ शॉपिंग करने आए थे। अक्षित पाखी के एक कुछ ज्वेलरी लेने के लिए शॉप में गया था।
वो पाखी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वो अकेले ही गया था। वही पाखी अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी, लेकिन उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी थे। अक्षित ने उन्हें साफ तौर पर कहा था कि उन्हें पाखी से एक पल के लिए भी अपनी नज़र नहीं हटानी है। पाखी काफ़ी टाइम से लेडीज सेक्शन में शॉपिंग कर रही थी, लेकिन वो अब तक वहां से बाहर नहीं निकली थी। गार्ड्स को अब थोड़ा सा शक होने लगा था, इसलिए उन्होंने एक लड़की से पाखी को देखने के लिए कहा। उस लड़की ने बताया कि वहां पाखी है ही नहीं। तो उन लड़कों का गला सूखने लगा। उन गार्ड्स ने सबको अलर्ट कर दिया और अक्षित को पता चलने से पहले पाखी मैम को ढूंढने के लिए कहा। तभी उन गार्ड्स को अचानक से ठंड महसूस होने लगी। जब वो एक बार पीछे मुड़कर देखे तो उनकी सांसें अटक चुकी थी। कंटिन्यू। दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस चैप्टर को लाइक जरूर करना। 73 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। ऐसे प्यार का क्या फायदा जो आपको कमजोर बना दे। पाखी मिसिंग थी, ये बात पता चलते ही गार्ड्स का खून सूखने लगा। उन्हें पता था कि अगर अक्षित की इस बारे में पता चला तो वो लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने पाखी को जल्दी से ढूंढने की सोची। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अक्षित को ये बात पता चल चुकी थी और वो उन गार्ड्स के सामने ही खड़ा था। अक्षित की आंखें एकदम कोल्ड थी, उसमें कोई भी इमोशन नहीं थे, जिसे देखकर गार्ड्स के हाथ पैर कांपने लगे। अक्षित आगे बढ़ता है और एक गार्ड से कहता है, कहाँ है पाखी। अक्षित की आवाज काफी खतरनाक लग रही थी। उस गार्ड की हालत खराब हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, यही थी कुछ देर पहले, अब दिखाई नहीं दे रही। अक्षित के हाथ में एक ज्वेलरी थी जिसे उसने जमीन पर पटकते हुए कहा, तो जाओ जाकर ढूंढो उसे और अगले 10 मिनट में वो मेरे सामने होनी चाहिए, वरना तुम लोगों की क्या हालत होगी, तुम लोग ये अच्छे से जानते हो। उद्धरण चिन्ह। उस गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और ब्लूटूथ पर सबको अलर्ट करते हुए कहा कि सभी रास्तों को ब्लॉक कर दो और मैम को हर जगह तलाश करो। अक्षित ने गुस्से में जाते हुए उन लोगों को देखा और अपना फोन निकालकर पाखी को कॉल किया। उसके फोन में रिंग जा रही थी, लेकिन पाखी फोन नहीं उठा रही थी। अक्षित गुस्से में बैठा होता है, तभी सक्षम उसके पास आता है और कहता है, बॉस, यहाँ के मैनेजर भी यहाँ आ रहे हैं और हमारे लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखना शुरू कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैम यही कहीं होंगी। उद्धरण चिन्ह। अक्षित हाँ में सिर हिलाता है और फिर पाखी को कॉल करता है। तभी कोई सक्षम को ब्लूटूथ पर कोई जानकारी देता है, जिसे सुनने के बाद सक्षम ओके अक्षित की ओर देखते हुए, बॉस मैम मिल चुकी है, वो यहाँ के टॉप फ्लोर पर है। उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने इतना ही कहा था कि अक्षित बिना वक्त गवाए वहां से उठ चुका था और मॉल के टॉप फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। सक्षम भी उसके पीछे ही था और उसने बाकी लोगों को अलर्ट कर दिया था। अक्षित सक्षम के साथ उस फ्लोर पर पहुंच चुका था। अक्षित पाखी को इधर उधर तलाशने लगा और फाइनली उसे पाखी मिल ही गई। पाखी की पीठ अक्षित की तरफ थी, लेकिन वो अपनी पाखी को पहचान चुका था। पाखी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन अक्षित उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि पाखी उनके बीच में ही बैठी हुई थी। अक्षित खुद का गुस्सा शांत करता है और पाखी की ओर बढ़ने लगता है। अक्षित जैसे जैसे पाखी की ओर बढ़ता है, उसे उस आदमी का चेहरा दिखने लगता है जिससे पाखी बात कर रही थी। उस आदमी का चेहरा देखने के बाद अक्षित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने मुट्ठी भींच ली और बड़े बड़े सटेप लेते हुए उनके पास चला गया। अक्षित अचानक की उनके पास आ जाता, जिससे पाखी थोड़ा चौंक जाती है और हैरानी से अक्षित की ओर देखने लगी। लेकिन अक्षित का ध्यान पाखी की ओर न होकर पाखी के सामने बैठे हुए आदमी पर था। ये दर्शन था जो पाखी से बातें कर रहा था। उसे पाखी के साथ देखकर अक्षित का खून खौलने लगा था। अक्षित दर्शन की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अक्षित का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अभी कितना गुस्सा है। पाखी भी ये बात समझ चुकी थी, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ी होती है और अक्षित का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अक्षित हम बस बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। पाखी का हाथ अपने हाथों में पाकर अक्षित पाखी की ओर देखता है, लेकिन गुस्से में। उसने पाखी की ओर देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें किसी भी अनजान शख्स से बात नहीं करनी चाहिए, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। अक्षित की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी, ये देखकर पाखी भी थोड़ा घबरा गई। उसने अपनी पलकें झपकाए हुए अक्षित की ओर देखा और उन्होंने कहा कि वो हमारी कंपनी के पहले इन्वेस्टर है, इसलिए हम बस कंपनी की ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पाखी ने काफी इनोसेंटली कहा, लेकिन अक्षित का गुस्सा शांत होने का नाम ही ले रहा था। वो नहीं जानता था कि दर्शन किस वजह से पाखी को अप्रोच किया था, इसलिए उसे फिक्र भी हो रही थी। वो पाखी का हाथ पकड़ते हुए उसने अपने पीछे लाता है और दर्शन से कहता है, आपको नहीं लगता कि आपको अब यहाँ से जाना चाहिए। अक्षित ने उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। दर्शन एक गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, जाना तो चाहिए, लेकिन मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाना चाहता था। तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। अक्षित अच्छे से समझ रहा था कि दर्शन क्या कहना चाहता है। वो अक्षित का डरा हुआ चेहरा देखना चाहता था।
और पाखी के पास आकर उसे वो चेहरा देखने को मिल गया। लेकिन अक्षित दर्शन की ओर देखते हुए कहता है, अच्छे से देख लो, आज के बाद आपको ये हैंडसम फेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। नाउ जस्ट लीव। उद्धरण चिन्ह। दर्शन अक्षित की ओर देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, क्या पता हम सच में कभी न मिले। दर्शन ने ये बात पाखी की ओर देखते हुए कही। पाखी की नज़र भी दर्शन से टकरा गई और उसने बस एक स्माइल कर दी। तभी अक्षित उन दोनों के बीच आते हुए कहता है, अब आपके पास तो बहुत फ्री टाइम है, तो आप अपना ये टाइम एंजॉय कीजिए, लेकिन हमें काम है, सो गुड बॉय। कहते हुए अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर वहां से जाने ही वाला होता है कि पाखी उसे रोक लेती है। उसके ऐसा करके पर अक्षित थोड़े सख्त भाव से पाखी की ओर देखता है और कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें। पाखी दर्शन की ओर देखती है और कहती है, वैसे आप तो दिल्ली ही जा रहे हैं ना, आप हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते। पाखी दर्शन के आंसर का वेट करते हुए उसे एक स्माइल पास करती है। वही दर्शन डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आ तो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अक्षित को ये बात अच्छी लगेगी। दर्शन ने अक्षित की ओर देखा। पाखी अक्षित को देखते हुए कहती है, क्यों, वो हमारे साथ आ सकते हैं ना। अक्षित ने पाखी की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया और पाखी को लेकर वहां से निकल गया। दर्शन एक डेविल स्माइल करता है और सक्षम के कंधे से टकराता हुआ वहां से चला जाता है। सभी लोग फिर से एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अक्षित पाखी के साथ बैठा हुआ था और दर्शन उनसे कुछ दूरी पर बैठा हुआ था, जहां से वो अक्षित और पाखी को देख सकता था। वही सक्षम दर्शन को अक्षित के सामने देखकर गुस्से में लाल होने लगा था। सक्षम कब से ही दर्शन को हो घूर रहा था, फिर उसे आखिर वो बात समझ आ गई जिसकी वजह से उसने पाखी को अप्रोच किया। सक्षम ने अक्षित को टेक्स्ट मैसेज किया जिसमें लिखा हुआ था, बॉस, दर्शन को पता है कि आप मैम के सामने कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए वो मैम से मिलने आया ताकि आप उसे कुछ ना कर सके। वो डरा हुआ है, वो जानता है कि अगर आप उसे कहीं और मिले होते तो अब तक वो खत्म हो चुका होता। उद्धरण चिन्ह। मैसेज पर अक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने दर्शन की ओर देखा और उसे देखकर उसकी हालत का पूरा अंदाजा लग गया। दर्शन के माथे पर पसीने की बूंदें थी और उसके सांसें भी नॉर्मल नहीं थी। इतने में ही पाखी ने अपना सिर अक्षित के कंधे पर टिकाते हुए कहा, क्या वो सच में हमारी कंपनी के इन्वेटर है। अक्षित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रही, इसलिए मैंने उन्हें कंपनी से दूर रखने का फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह। पाखी झाँक कर दर्शन की ओर देखती है। दर्शन अभी वाइन पी रहा था। इतने में ही पाखी कहती है, वैसे उनका लुक कुछ अलग है, एकदम गैंगस्टर जैसा, लंबे बाल, चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशन और ऊपर से उनकी वो छड़ी, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो किसी गैंग के लीडर है। पाखी अभी भी दर्शन को देख रही थी। अक्षित पाखी को देखते हुए मन में सोचता है, यार तुम्हारी सिक्स सेंस कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तुमने उस आदमी को देखते हुए पहचान लिया कि वो क्या काम करता है। आई एम इम्प्रेस्ड। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए अक्षित मुस्कुरा रहा था। तभी दर्शन एक बार फिर से अक्षित की ओर देखता है और सोचता है, इस लड़की ने अक्षित को बर्बाद कर दिया। ये वो अक्षित नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। पहले वाला अक्षित होता तो किसी की परवाह किए बिना मुझे गोलियों से छल्ली कर चुका होता। उफ, ये प्यार भी लोगों के साथ क्या क्या खेल खेलती है, और ऐसे प्यार का फायदा ही क्या जो आपको कमजोर बना दे। कहते हुए दर्शन फिर से अपनी नज़र घुमा लेता है। वही दिल्ली में राधिका बस अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने पाखी को फोन लगाने की सोची, लेकिन उसे अपना फोन वही भी नहीं मिला। उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि फोन कहाँ गया होगा। उसने घड़ी की ओर नज़र घुमा कर देखी तो रात के 8 बज रहे थे। पाखी के राधिका को बताया था कि वो अगले दिन शाम तक आ जाएंगे, इसलिए राधिका अपने कमरे से बाहर आने लगी, ये सोचकर कि घर के फोन से ही वो पाखी को कॉल कर लेगी। राधिका जैसे ही हॉल के गई, उसने अपने पेरेंट्स के कमरे की लाइट्स ऑन दिखी और वहां से उनकी कुछ बातें भी सुनाई दे रही थी। राधिका से रहा नहीं गया, इसलिए वो उनके कमरे के अंदर झांकने लगी। उसने देख कि उस कमरे में बेड पर एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था और वो पूरा नोटों से भरा हुआ था। इतने सारे पैसे किसने दिए होंगे, इतने सारे पैसे, राधिका ने मन में सोचा। इतने में ही सरिता जी ने कहना शुरू किया, पूरे 10 करोड़ है, और उसने कहा है कि शादी के बाद और 10 करोड़ देगा। कितना प्यारा बच्चा है, राधिका कितनी लकी है जो उसे यश जैसे हस्बैंड मिलने वाला। उद्धरण चिन्ह। यश का नाम सुनते हुए राधिका को समझ आ गया कि ये पैसे कैसे आए होंगे, लेकिन उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो पैसे के पीछे इतने अंधे हो सकते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के खुशियों का जो ध्यान नहीं था। ये सब सोचते हुए राधिका की आंखों में आंसू आने लगे। तभी पंकज जी ने कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें राधिका की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए। मेरा मतलब, अगर वो यश से शादी नहीं करना चाहती तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। सरिता की पैसों को देखकर काफी खुश थी, लेकिन पंकज की बात सुनकर उनका मूड खराब हो गया।
उन्होंने कहा, आप भी घर आई लक्ष्मी को कोई ऐसे ठुकराता है। हमने राधिका को कभी किसी चीज के लिए मना किया है, वो बस हमारी एक बात मान लेगी तो क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पंकज जी सरिता को समझने ही वाले थे कि उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां राधिका खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और अपने माता पिता के लिए कई सवाल। कंटिन्यू। 74 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहता हूं। पंकज की नजर राधिका पर पड़ चुकी थी, जो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसके हाव भाव को देखकर पंकज समझ चुका था कि राधिका ने उनकी सारी बात सुन ली है। राधिका की आंखों में आंसू थे और उससे भी ज्यादा बढ़कर उसमें दर्द था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके माँ बाप पैसों के लिए ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। पंकज जी के चेहरे को पर घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जब सरिता जी ने पंकज जी के चेहरे के भाव देखे तो उन्होंने उनकी आंखों का पीछा करते हुए दरवाजे की तरफ देखा। उनकी नजर राधिका पर पड़ी, जो डबडबाए आंखों से अपनी मां को देख रही थी। वही सरिता जी राधिका को देखकर उसकी ओर बढ़ने ही लगी थी कि राधिका ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और खुद अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने एक आखिरी बार अपने मॉम डैड को देखा और वहां से सीधा दरवाजे की ओर जाने लगी। राधिका की मॉम उसे रोकने के लिए उसके पीछे जा हो रही थी, लेकिन तब तक राधिका घर से निकल चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी और काफी अंधेरा भी था। राधिका। सरिता जी ने राधिका को आवाज लगाई, लेकिन राधिका वहां से दौड़ती हुई काफी दूर जा चुकी थी। इतने में पंकज जी कहते हैं, सरिता, मेरा दिल घबरा रहा है। हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। इतनी बारिश में मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ जाएगी। अपनी बात खत्म करते हुए पंकज की घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि सरिता जी उनके सामने हाथ बढ़ाकर उनका रास्ता रोक देती है। पंकज जी सरिता के ऐसा करने पर थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो उनकी आंखों में देखते हैं जिनमें राधिका के इस वक्त कोई फिक्र नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी इकलौती बेटी इतनी रात को गुस्से में घर से निकल गई है और तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं हो रही है। पंकज जी ने सरिता को लगभग डांटते हुए कहा। पंकज जी थोड़े घबराए हुए थे और उनकी सांसें भी तेज थी। लेकिन सरिता जी ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उसकी फिक्र करने की। थोड़ी में ही आ जाएगी। और वैसे भी जाएगी कहाँ? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे वापस इस घर में ही आना होगा। इसलिए आप भी उतनी चिंता मत कीजिए और जाकर सो जाए। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी पंकज जी को दरवाजे से हटाते हुए दरवाजा बंद कर देती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। वही पंकज जी हैरानी से बस उसे देखते ही रह जाते हैं। सरिता जी राधिका से काफी क्लोज थी और राधिका लगभग अपनी सारी बातें उन्हें बताया करती थी। लेकिन सरिता जी आज पैसों के पीछे इतनी अंधी हो चुकी थी, उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को ही बेच दिया और ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे जी राधिका से उनका रिश्ता ही नहीं रहा। ये सब देखकर पंकज जी के दिल में अजीब सा दर्द होने लगा और उनकी आंखों से भी आंसू आने लगे। वही राधिका बारिश के पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो बस रोए जा रही थी। उसे कहाँ जाना था उसे ये खुद भी नहीं पता था। बस जहां उसे ये रास्ता ले जा रहा था राधिका उसी और चले जा रही थी। राधिका बारिश में सिसकियां लेते हुए रोए जा रही। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे उस हैवान को कैसे सौंप सकते हैं? राधिका सिसकियां लेते हुए यही दोहराए जा रही थी। फिर एक चौराहे पर आकर राधिका रुक गई और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बारिश बढ़ती जाती थी और बादल भी गरज रहे थे। राधिका वहीं बैठकर काफी टाइम तक फूट फूट कर रोती रही। कुछ देर बाद जब राधिका थोड़ी शांत हुई, उसे अब उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना था। उसे अपने मॉम डैड को फेस नहीं करना था। उसके पास कहीं और जाने की जगह भी नहीं थी, इसलिए वो बस यूं रास्ते पर चलती गई। वहीं दूसरी ओर अंश अपने घर में अपना डिनर करने बैठा था, लेकिन उसे कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। उसे बस एक बार राधिका से बात करनी थी। लेकिन राधिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। राधिका राधिका राधिका, तुम कहाँ हो यार? प्लीज मुझसे एक बार बात करो। अंश ने अपने फोन की ओर देखते हुए कहा। उसने चेयर पर अपना सिर टिका लिया और आंखें बंद करके राधिका को याद करने लगा। तभी उसे डोर बेल को आवाज से उसकी आंखें खुलती है। अंश के अपना सिर घुमा के क्लॉक की ओर देखा, घड़ी का कांटा 9 से पार हो चुका था। उसे इस वक्त किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। तभी डोर बेल फिर से रिंग होने लगी। अंश एक गहरी सांस लेते हुए अपने चेयर से उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर खड़े हुए इंसान को देखकर अंश की आंखें चौड़ी हो गई। ये राधिका थी, लेकिन जैसी ही बिजली कड़की अंश को राधिका का चेहरा दिखाई दिया, जो काफी उदास थी और उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये देखकर अंश थोड़ा परेशान हो गया। उसने राधिका का फेस होल्ड करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो क्यों रही हो? राधिका अंश का हाथ पकड़ते हुए रोने लगती है और कहती है, उन्होंने उन्होंने बेच दिया मुझे, मेरे मॉम डैड ने। राधिका कुछ और कह पाती उससे पहले ही अंश राधिका को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स रिलैक्स,
सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। राधिका अंश को कसकर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अंश राधिका के बालों पर किस करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अंश राधिका को घर के अंदर लेकर आता है और उसे हॉल में सोफे पर बैठा देता है। अंश राधिका के पास ही सोफे के नीचे अपने घुटने पर बैठकर राधिका से कहता है, राधिका मेरी तरफ देखो। और क्या हुआ मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका अभी भी सिसकियां ले रही थी और बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड भी लग रही थी, जिसकी वजह से वो कांप रही थी। राधिका अंश से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। शायद उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स की बातें अभी भी घूम रही थी। राधिका की ऐसी हालत देखकर अंश थोड़ा अपसेट हो गया। अंश राधिका के पास सोफे में बैठता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, डोंट वरी, सब ठीक है। राधिका अंश के सीने से लगी हुई उसके शर्ट को मजबूती से पकड़ लेती है और फिर से रोने लगती है। आपको पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? राधिका ने सिसकियां लेते हुए कहा और अंश को सारी बात बता दी कि कैसे यश ने उसके पेरेंट्स को अप्रोच किया और उसके पेरेंट्स पैसे के बदले शादी के लिए मान गए। सारी बातें सुनने के बाद अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका मन हो रहा था कि वो अभी के अभी यश का खेल खत्म कर दे, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। उसने राधिका को अपने सीने से थोड़ा किया और कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए अंश अपनी जगह से उठता है और दूसरी ओर जाने ही वाला होता है कि राधिका उसका हाथ पकड़ लेती है। अपने हाथ पर राधिका के सॉफ्ट हाथों को फील करके अंश रुक जाता है और राधिका की ओर देखने लगता है। राधिका थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था। अंश उसकी ओर देखते हुए एक वार्म स्माइल करता है और कहता है, बस 1 मिनट में आ रहा हूं, ओके। अंश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। राधिका ने अंश का हाथ छोड़ दिया और बस नीचे की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद अंश वापस आता और उसके हाथ में कुछ सूखे कपड़े थे। उसने ये कपड़े राधिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, चेंज कर लो। उसकी बात सुनकर राधिका अंश की ओर देखती है और उसके हाथों से कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद जब राधिका वापस आती है तो अंश डिनर टेबल के पास खड़ा होता है और एक बाउल में राधिका के लिए सूप निकाल रहा होता है। राधिका उसे देखकर एक छोटा सा पाउच बना लेती है और लंबे लंबे स्टेप लेते हुए अंश के पास जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। राधिका के हाथ अंश के पेट पर लिपटे हुए थे और उसने काफी कसकर उसे पकड़ा हुआ था। राधिका के हाथ अपने पर फील करके अंश के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो सूप को साइड में रखते हुए राधिका का हाथ पकड़ लेता है और इसे किस करता है। राधिका अपना सिर अंश के पीठ में रखे थी। अंश पीछे मुड़ता है और कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें? राधिका की आंखें सूजी हुई थी और उसका गला भी रोने की वजह से खराब हो गया था। उसने धीरे से कहा, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए राधिका फिर से अंश के सीने में छिप जाती है। अंश एक स्माइल करता है और उसके अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें कल भी कहा था नहीं जाने के लिए, लेकिन तुम्हें तो जाने की इतनी जल्दी की पूछो मत। और तुम्हें लगता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हें जाने दूंगा? उद्धरण चिन्ह। लेकिन हम हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकते ना, अंश ने कहा। उसकी बात सुनकर राधिका अंश के सीने के अपना सिर हटाती है और उसकी ओर देखने कहती है। अंश आगे कहता है, इस सिचुएशन से निकलने का एक तरीका है और उससे तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। राधिका अपनी आंखें बड़ी करके अंश को देखने लगती है। लेट्स गेट मैरिड, अंश ने राधिका की आंखों में देखते हुए कहा। राधिका की आंखें शौक से और बड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अंश ने राधिका को टीज करते हुए कहा, क्यों तुम्हें नहीं करनी है? राधिका ने अपना सिर झुका लिया और सिसकियां लेने लगी। राधिका ने कहा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आप श्योर है? अंश स्माइल करता है और राधिका का उसके चीन से होल्ड करके अपनी ओर करता है। राधिका डब्बाए आंखों से अंश की ओर देखती है और अंश कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं श्योर था कि मुझे तुमसे ही शादी ही करनी है। अब बस तुम्हारे हाँ का इंतजार है। राधिका ने अंश से कुछ नहीं कहा और बस उसे कसकर गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ अक्षित और पाखी दिल्ली अपने घर पहुंच चुके थे। पाखी काफी थक चुकी थी, इसलिए वो चेंज करके सीधा सो गई। लेकिन अक्षित रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। एयरपोर्ट से दर्शन कहीं गायब हो गया था। उसके कुछ लोगों ने उसे वहां से सुरक्षित निकला लिया था। अक्षित को अब बस दर्शन की तलाश थी। उसके आदमी चारों ओर बस दर्शन को ही ढूंढ रहे थे। तभी अक्षित का फोन रिंग होता जिसमें सक्षम का नेम फ्लैश हो रहा होता है। अक्षित फोन उठता है और ये देखने के लिए पाखी की ओर झकता है कि पाखी कहीं जगी हुई तो नहीं है। पाखी गहरी नींद में सो रही थी। अक्षित फोन पर कहता है, क्या उसका पता चला? सक्षम, ये इस बॉस, ऐसा लग रहा है कि वो अपने मेंशन के रास्ते पर है। हम अभी उसके पीछे है और कुछ ही देर के उसे खत्म कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। नहीं, अभी नहीं, मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहता हूं, तुम लोग बस उसका पीछा करो, अक्षित ने कहा और अपना फोन काट दिया।
अक्षित चहलकदमी करते हुए अपने बेड के पास आता है और अपनी साइड में जाकर सो जाता है। अक्षित के सोते ही पाखी अपनी आंखें खोल लेती है और एक लंबी सांस लेती है। दर्शन और पाखी के बीच के एक लंबी बात हुई थी, जिसके बारे में पाखी ने अक्षित को नहीं बताया था। पाखी अक्षित की ओर थोड़ा सा मुड़ती है और मन में सोचती है, उन्होंने कहा था कि आप मुझसे अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा रहे हैं। और ये भी कहा था कि अगर आप अभी नहीं रुके तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। क्या ये सच है अक्षित? क्या ऐसी कोई बात है जो आपने मुझे से छिपा कर रखी और उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है? कंटिन्यू। 75 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन अनटाइटल्ड चैप्टर। रात को लेट सोने के बाद भी पाखी जल्दी उठ चुकी थी और किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। उसे बार बार दर्शन की बातें याद आ रही थी जी उसने उससे मॉल में कही थी। फ्लैशबैक। पाखी शॉपिंग में बिजी थी। उसे थोड़ी देर अकेले ही घूमना था। बॉडीगार्ड के साथ कहीं भी जाने में इसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। और सभी लोग की नज़र उसी पर ही जा रही थी तो उसे और भी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे इस सब की आदत नहीं थी। उसने कई बार बॉडीगार्ड से कहा कि उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि वो सिर्फ अपने बॉस मिस्टर अक्षित वालिया का ही ऑर्डर फॉलो करेंगे। इसलिए पाखी उन्हें चकमा देकर कुछ देर मॉल में इधर उधर घूम रही थी। घूमते हुए उसे के वॉच शॉप दिखी। उसके मन में तुरंत अक्षित का ख्याल आया और उसने अक्षित के लिए एक वॉच लेने की सोची। पाखी शॉप में अक्षित के लिए वॉच देर ही रही होती है कि एक आदमी उसकी ओर आता है। पाखी उसे एक बार नजर उठाकर देखती है, लेकिन वो थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो आदमी पाखी को देखकर मुस्कुरा रहा था। पाखी को ये थोड़ा अजीब लगता है इसलिए वो शॉप से बाहर जाने लगती है। एक्सक्यूज मी मिसेज वालिया। तभी इस आदमी ने पाखी का नाम लेते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज सुनकर पाखी के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या आप मुझे जानते हैं? वो आदमी अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए पाखी के पास आता है और हंसते हुए कहता है, जी बहुत अच्छे से। उसकी बात सुनकर पाखी उसे गौर से देखने लगती है और उसका चेहरा याद करने की कोशिश करती है। उस आदमी की दाढ़ी कुछ बड़ी थी और वो पूरी तरह से वाइट थे। उसके होठ सिगार पीने के वजह से काले पड़ गए थे। उसने काले चश्मे भी पहन रखे थे। पाखी ने कभी भी इस आदमी को नहीं देखा था। उसने कहा, लेकिन आप है कौन? वो आदमी अपना चश्मा निकलते हुए कहता है, मेरा नाम दर्शन राजपूत है। और मैं कभी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर था और मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कुछ देर बाद दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। पाखी थोड़ी नर्वस लग रही थी वही दर्शन उसे घूर रहा था। दोनों बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। ये शांति कुछ ज्यादा देर तक ही चल रही थी तभी पाखी इस शांति को बंद करते हुए कहती है, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? उसकी बात सुनकर दर्शन चकल करते हुए कहता है, वेल बिजनेस के बारे में बात करनी होती तो मैं अक्षित से मिलने जाता, लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में नहीं अक्षित के बारे में बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। दर्शन टेबल पर हाथ रखते हुए पाखी की ओर थोड़ा झुका और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने अक्षित से शादी क्यों की लेकिन अब तुम्हें थोड़ा बचकर रहना होगा। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पति क्या करता है। पाखी थोड़ा नर्वस होते हुए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो ऐसा भी क्या करते हैं कि हमें बचकर रहना होगा और उनका कोई सीक्रेट बिजनेस भी है? ये तो कुछ अजीब ही है। उद्धरण चिन्ह। पाखी अपना सिर झुका लेती है और अपना पैरों को और देखने लगती है। वो थोड़ी नर्वस तो थी ही साथ ही उसे दर्शन के देखने का तरीका भी अजीब लग रहा था। दर्शन अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहता है, देखो तुम इतनी भी नादान नहीं हो कि मेरी बात ना समझो। पाखी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, तो मुझे साफ साफ बताइए कि वो करते हैं। ऐसी पहेलियां बुझाने से कुछ नहीं होने वाला। उसने दर्शन की ओर देखते हुए कहा। और ऐसा कहते हुए पाखी काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसकी बात सुनकर दर्शन अपने चेयर पर आराम से बैठता है और कहता है, वो तो तुम्हें जी पता लगाना होगा। लेकिन इतना समझ लो वो कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा रहा है और ये भी कि अगर वो अभी नहीं रुका तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पाखी कुछ कहती इससे पहले ही वहां अक्षित आ जाता है। फ्लैशबैक एंड। इधर पाखी अक्षित के सीक्रेट के बारे में सोचती हुई किचन से हॉल की तरफ आने लगी। उसने देखा कि अक्षित सीढ़ियों से उतरता हुआ कहीं जा जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ऑफिस के कपड़े ने नहीं था इससे ये बात पक्की थी कि वो कहीं और ही जा रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए अक्षित की नज़र पाखी पर जाती है और उसे देखते हुए अक्षित एक स्माइल करता है। पाखी उसके पास आती है और इसे गले से लगा लेती है। अक्षित उसे बाहों ने भरता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग कहने का अच्छा तरीका, आई रियली लाइक इट। पाखी हक ब्रेक करती है और अक्षित की ओर देखते हुए कहती है, कहीं जा रहे हैं आप? अक्षित पाखी से थोड़ा दूर होता है और अपना गला साफ करते हुए कहता है, हाँ कुछ काम है। और आज मैं ऑफिस भी नहीं आ पाऊंगा। तो सब देख लेना ओके। पाखी हाँ में सिर हिलाती है। अक्षित उसके फोरहेड पर किस करता है और वहां से निकल जाता है। घर से निकलते ही अक्षित अंश को कॉल करता है और उसे सीधा दर्शन के मेंशन आने के लिए कहता है।
वही पाखी अक्षित को बस जाते हुए देख रही होती है। उसने अक्षित के साथ हमेशा ही सक्षम और अंश को देखा है। उसे ऐसा लग रहा था कि अक्षित का जो भी सीक्रेट है उसके वो दोनों भी शामिल होंगे। अब कैसे भी करके उसे अक्षित के उस सीक्रेट को जानना था और अक्षित को किसी भी खतरे से बचाना था। पाखी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि एक गार्ड आकर उसे बताता है उससे मिलने राधिका के मॉम डैड आए हैं। पाखी उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और सोफे पर बैठकर उनका वेट करती है। कुछ देर के बाद राधिका के मॉम डैड अंदर आते हैं, जिन्हें देखकर पाखी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। राधिका के डैड सीधा पाखी के पास जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। वही राधिका की मॉम बस घर को ही देखती रह जाती है। घर के महंगे महंगे फर्नीचर, उसका इंटीरियर, वहां की डेकोरेशन, सब कुछ एक एक करके अपनी आंखों में बसती जाती है। जैसे जैसे वो अंदर जाती है एक एक करके कई सारे सर्वेंट उसे ग्रीट करते हैं, जिन्हें देखकर सरिता जी मन में सोचती है, लगता है पाखी के पति के पास यश से भी ज्यादा पैसे है। काश राधिका इसके पहले अपने बॉस से शादी कर लेती है तो आज इस बड़े से घर की मालकिन वो होती और हमारे पास भी करोड़ों होते। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए सरिता पाखी के पास पहुंच जाती है और उसे हक करती है। पाखी उन दोनों को सोफे पर बैठने के लिए कहती है और उनके लिए सर्वेंट स्नैक्स लेकर आते हैं। इतने में ही सरिता जी का मन हुआ कि वो एक बार पाखी के हस्बैंड को देख ले। उन्होंने कहा, वैसे तुम्हारे पति कहाँ है? मेहमानों से मिलने नहीं आने वाला? उद्धरण चिन्ह। पाखी उनसे कहती है, आंटी जी वो घर पर नहीं है, आप लोगों के आने से ठीक पहले ही वो निकले थे। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी हैरानी से, क्या मतलब इतनी सारी गाड़ियां जो निकली वो सारी तुम्हारी पति के पीछे पीछे गई है? वाह, तुम्हारे तो मजे है। सरिता जी थोड़ी वियर्ड टोन के कही। पाखी ने बस एक स्माइल कर दी। तभी पंकज जी कहते हैं, बेटा हम यहाँ तुमसे एक जरूरी बात पूछने आए थे। क्या राधिका यहाँ आई है या तुम्हारी उससे बात हुई है? नहीं अंकल, वो यहाँ नहीं आई है और शायद कल से हमारी कोई बात भी नहीं हुई है। कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है क्या उसके साथ? पाखी ने फिक्र करते हुए कहा। राधिका के पेरेंट्स पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर पाखी की ओर। उनके चेहरे पर टेंशन देखी जा सकती है और वो बताने से थोड़े से हिचक भी रहे थे। पाखी उनकी ओर देखती है और उसके जवाब का वेट करती है। वहीं दूसरी तरफ दर्शन अपने मेंशन में बैठा हुआ अपना सिगार पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे अच्छे से पता था कि आज अक्षित उसे खत्म कर देगा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं था। वो बस शांत बैठा हुआ अक्षित का वेट कर रहा था। तभी वहां यश आता है जो काफी खुश था। उसने स्माइल करते हुए दर्शन को गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन दर्शन ने उसे जवाब नहीं दिया। यश दर्शन के चेहरे के भाव से समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दर्शन इन सब बातों से उसे दूर ही रखता था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनका अंत होने वाला है। दर्शन एक गहरी सांस लेता है और अपनी जगह से उठता हुआ यश के पास जाता है और उसे गले से लगाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जो भी होगा मेरे साथ ही होगा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यश हक ब्रेक करते हुए कहता है, लेकिन हुआ क्या है डैड, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या उस अक्षित ने फिर से कुछ किया? उसे तो मैं जान से मार दूंगा। आप बिल्कुल भी मत घबराए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर दर्शन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह कहता है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ध्यान रखना और उसे दूर रहना। अपनी बात पूरी करते हुए दर्शन फिर से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी कुछ गार्ड आकर यश को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। यश उन पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या रहे हो तुम सब? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? डैड इन लोगों को देखिए। डैड। लेकिन दर्शन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उसे खामोश देख यश समझ जाता है ये सब दर्शन ने ही किया है। दर्शन यश की सेफ्टी के लिए उसे यूएस भेज रहा था। यश अपने डैड को आवाज लगता रहा, लेकिन दर्शन ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। और कुछ ही देर में यश वहां से जा चुका था। दर्शन अपनी जगह पर बैठा हुआ किसी बूढ़े शेर की तरह लग रहा था, जिससे अब उसका जंगल छीनने वाला था। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती उसी की थी। उसने पहले अक्षित को अपने रास्ते से हटाना चाहा। एक तरह से अक्षित ने सिर्फ अपना बचाव किया था। दर्शन के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसका सबसे वफादार आदमी जयंत मारा जा चुका था। वही उसका सबसे काबिल आदमी उसका दुश्मन बनकर उसे खत्म करने आ रहा था। दर्शन अपनी जगह पर बैठा अपनी सिगार पिए जा रहा था। उसने अपनी सारी सिगार खत्म कर दी थी। वो पूरी तरह से नशे में जा चुका था। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि उसके गार्ड बदल चुके हैं और उसके जगह पर नए गार्ड्स आ चुके थे। कुछ देर मेंशन का दरवाजा खुलता है और वहां से कोई अंदर आता है। कंटिन्यू। 76 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। उन्हें सच में मेरी फिक्र होती तो। दर्शन अपनी जगह पर बैठा हुआ किसी बूढ़े शेर की तरह लग रहा था, जिससे अब उसका जंगल छीनने वाला था। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती उसी की थी। उसने पहले अक्षित को अपने रास्ते से हटाना चाहा। एक तरह से अक्षित ने सिर्फ अपना बचाव किया था।
दर्शन के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसका सबसे वफादार आदमी जयंत मारा जा चुका था। वही उसका सबसे काबिल आदमी उसका दुश्मन बनकर उसे खत्म करने आ रहा था। दर्शन अपनी जगह पर बैठा अपनी सिगार पिए जा रहा था। उसने अपनी सारी सिगार खत्म कर दी थी। वो पूरी तरह से नशे में जा चुका था। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि उसके गार्ड बदल चुके हैं और उसके जगह पर नए गार्ड्स आ चुके थे। कुछ देर मैंशन का दरवाजा खुलता है और वहां से कोई अंदर आता है। दर्शन को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे समझने नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तभी उसे उसके पीछे 2 से 3 और लोग आते हुए दिखाई देते हैं। उस आदमी को देखकर सभी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और उसकी ओर गन पॉइंट करने लगते हैं। इतने में ही हॉल में एक वाइट फॉग फैलने कहता है, जिससे सभी गार्ड्स खांसने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद सबके सब बेहोश हो चुके थे। लगभग आधे घंटे के बाद अक्षित वहां आता है और वहां का माहौल देखकर गुस्से में उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसके सभी गार्ड बेहोश थे और वहां दर्शन नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने ने ही अंश उन गार्ड को देखते हुए कहता है, इन्हें व्हाइट फॉग से बेहोश किया गया। आई थिंक वो जो था उसे पता था कि यहाँ आज क्या होने वाला है। अक्षित गुस्से ने एक गार्ड को लात से मारते हुए कहता है, ये लोग किसी काम के नहीं है। इन सबको यहाँ से उठाकर फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। सक्षम बाकी लोगों को इशारा करता है और कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो चुका था। वहां बस अक्षित, अंश और सक्षम थे। वो तीनों किंग की कुर्सी के सामने अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़े हुए थे। अक्षित उनके बीच में था। उसने अभी तक जो कुछ भी किया था इस जगह पर पहुंचने के लिए किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे खुशी नहीं हो रही थी। शायद इसलिए कि वो दर्शन को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया और उसे लग रहा हो कि उसने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं जीता हो। चाहे जो भी हो, अक्षित खुश नहीं था। इतने में उन तीनों के पीछे से एक आदमी आता है। उसके जूते की आवाज सुनकर अंश को सक्षम तुरंत पीछे मुड़ती है और वही अक्षित बड़े आराम से उसकी ओर देखता है, जैसे वो जान रहा हो कि ये कौन है। उसे देखकर तीनों के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और अक्षित कहता है, वेलकम नकुल, अब तुम ऑफिशियली हमारे गैंग के मेंबर हो। उद्धरण चिन्ह। तभी वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू बॉस। मैंने इस दिन का वेट कई महीनों से किया है। ये है नकुल शर्मा, जो दिखने में चॉकलेट बॉय था, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी लड़की इसे अपना दिल दे बैठे। लेकिन इन्हीं भोली सूरत पर मत जाना। जितना शरीफ ये देखते थे उससे जय गुना खतरनाक ये अपने काम में थे। नकुल एक हैकर था और किसी की इंफॉर्मेशन निकलना उसके बाद कुछ उंगलियों का खेल था। नकुल ने अब तक सिर्फ बड़े बड़े आदमियों को अपना टारगेट बनाया है। वो उनकी अफेयर की या इलीगल कामों को इंफॉर्मेशन निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनसे मोटे पैसे वसूलता था। अक्षित नकुल से उन दिनों मिला था जब वो रोजी के साथ अक्सर क्लब जाया करता था। नकुल ने अक्षित को भी अपना टारगेट बनाने की सोची और उसने अक्षित को ब्लैकमेल करते हुए कहा, अगर आज रात तक 10 करोड़ मेरे अकाउंट में नहीं आ गए तो खबर कल सारे अखबार के फ्रंट पेज पर होगा। उद्धरण चिन्ह। नकुल अक्षित के साथ ही बैठा हुआ था और अक्षित ड्रिंक पे ड्रिंक करता जा रहा था। उसने एक ड्रिंक खत्म करते हुए अपनी ग्लास जोर से काउंटर कर पटकी और उसने नकुल को घूर कर देखा। उनकी नज़र उतनी कोल्ड थी, नकुल सर से पैर तक कांप गया। अक्षित ने इतनी शराब पी रखी थी कि उससे खुद से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने खुद को संभालते हुए नकुल की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें 10 करोड़ अभी दूंगा, इस खबर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वायरल कर दो। अगर तुम मेरे बारे में ऐसे ही और खबर फैलते रहोगे तो तुम्हें और पैसे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित वहां से चला गया। लेकिन नकुल को अक्षित का ये अंदाज पसंद आया। उसने कई दिनों तक अक्षित को फॉलो किया और उससे कहा कि उसे अब से सिर्फ उसी के साथ रहना है। अक्षित समझ नहीं कर रहा था कि इस लड़के को कैसे बताए कि और एक माफिया के लिए काम करता है। अक्षित ने है नकुल के माफिया के बारे में बताया, इसलिए नहीं कि वो नकुल को अपनी गैंग में ले सके, बल्कि इसलिए कि नकुल डरकर अक्षित का पीछा छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माफिया का नाम सुनकर नकुल पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने गैंग में आने की बात कही। अक्षित ने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे दर्शन से मिलाने की सोची, लेकिन जब उसे पता चला कि दर्शन उसे रास्ते से हटाना चाहता तो उसने नकुल को उसके खिलाफ यूज किया और आज नकुल अक्षित की गैंग का एक खास मेंबर बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ पाखी राधिका के पेरेंट्स की बात सुनकर राधिका के लिए काफी फिक्र करने लगी थी। उन्हें अब तक राधिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इसलिए राधिका के पेरेंट्स पाखी को ये कहकर वहां से चले गए कि अगर उसे राधिका के बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले उन्हें ही बताए। उनके जाने के बाद पाखी राधिका को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका फोन सरिता जी के पास ही था। पाखी का दिमाग अब खराब हो चुका था। कल से उसे अक्षित की फिक्र हो रही थी और अब राधिका मिसिंग थी। तभी पाखी के फोन में एक अननोन नंबर का कॉल आता है। पाखी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है कि वो इस कॉल को रिसीव करे या नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दर्शन उसे फिर से कॉल तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने वो कॉल रिसीव किया और सामने की आवाज सुनकर उनकी आंखें शौक से बड़ी हो गई।
कुछ देर बाद पाखी अंश के घर के बाहर थी। उसने नमे सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की घर से भाग से यहाँ क्यों आ गई? और कब से यहाँ है? ओह पता नहीं दीक्षित सर क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में। उद्धरण चिन्ह। पाखी डिसअपॉइंट सा फेस बनाते हुई डोरबेल बजाती है। पाखी के हाथ में राधिका के लिए कुछ कपड़े भी थे। कुछ सेकंड के बाद राधिका दरवाजा खोलती है और पाखी देखती है कि राधिका अंश की टी शर्ट और शॉर्ट पहने हुए खड़ी थी। उसके हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि राधिका यहाँ मजे से मूवी देख रही थी। पाखी को देखकर राधिका मुस्कुराने लगती है। वही पाखी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, पागल लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? दीक्षित सर कितना गुस्सा होंगे तुमसे। चल अभी मेरे साथ। कहते हुए पाखी राधिका को आंखें दिखाते हुए घूरने लगती है। वही राधिका पाखी का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। राधिका पाखी की ओर देखते हुए कहती है, तुमने किसी को बताना तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? पाखी राधिका को देखते हुए कहती है, हाँ मेरी माँ किसी को नहीं बताया। लेकिन तुझे नहीं लगता कि तूने घर से भागकर गलत किया है? तेरे मॉम डैड कितना परेशान है तेरे लिए, तुझे जरा भी अंदाजा है? उसकी बात सुनकर राधिका की हंसी निकल जाती है और वो पॉपकॉर्न खाते हुए सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, उन्हें सच में मेरी फिक्र होती तो आज मैं ऐसे घर से भाग न जाती। मुझे तो अभी भी लगता है कि वो एक बुरा सपना था। उसकी बात सुनकर पाखी सोचने पड़ जाती है, क्योंकि वो जहां तक जानती है राधिका के मॉम डैड उसके साथ कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने राधिका को किसी चीज के लिए कभी फोर्स भी नहीं किया था। पाखी सामान वही ग्लास टेबल पर रखते हुए सोफे में राधिका के पास बैठती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है, कुछ हुआ है क्या, प्लीज मुझे बता। उद्धरण चिन्ह। राधिका सिर झुकाए बैठी हुई पॉपकॉर्न को घूर रही थी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसने खुद को संभालते हुए पाखी को सारी बात बता दी। पाखी उसकी बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गई थी। ऐसा नहीं था राधिका के डैड को पैसे की इतनी भी ज्यादा कमी थी। उनका छोटा सा बिजनेस काफी अच्छे से चलता था और इससे अच्छे से कमाई होती थी। उसने राधिका को समझाते हुए कहा, राधिका, मुझे नहीं लगता कि अंकल आंटी सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर सकते हैं। जरूर कोई दूसरी बात होगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका की आंखें नम थी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मैंने वो पल याद की जब मेरी मॉम मुझे ये शादी करने के लिए कह रही थी तो उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए फिक्र नहीं दिखी, बस उनका लालच दिखा। उद्धरण चिन्ह। पाखी राधिका के कंधे को थपथपाते हुए कहती है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुरा देती है और पाखी को हक कर लेती है। पाखी हक ब्रेक करते हुए कहती है, लेकिन मुझे ये बता, तू यहाँ अंश सर के घर में क्या कर रही है? और तूने उनके कपड़े भी पहने हुए हैं, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए पाखी राधिका की ओर देखने लगती है। वही राधिका अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है। राधिका अपनी जगह से उठती है और बात बदलते हुए कहती है, तू मेरे लिए कैसे कपड़े लेकर आई है, मैं भी तो देखूं जरा। ऐसा कहते हुए राधिका पाखी के लाए हुए कपड़ों को देखने लगती है। पाखी उसकी हरकतें अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए पाखी राधिका को घूरते हुए उसके पास गई और अपने हाथ बांधते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा तुझसे, तुझे सुनाई भी दे रहा है? पाखी ने उसे गुस्से में घूरा, लेकिन राधिका उसे इग्नोर करते हुए बस आपके कपड़े देख रही थी। तभी उसने एक ड्रेस चुनी और उसे पाखी को दिखाते हुए कहा, शायद ये मुझ पर अच्छा लगेगा, मैं उसे ट्राई करके आती हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए राधिका कमरे की ओर जाने की वही होती है कि पाखी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। राधिका अपना मुंह दूसरी ओर करते हुए मन के सोचती है, यार राधिका, अब तो तू फांस गई, अब तू पाखी को क्या बहाना सुनाएगी। 77 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। उन्हें सच में मेरी फिक्र होती तो। दर्शन अपनी जगह पर बैठा हुआ किसी बूढ़े शेर की तरह लग रहा था, जिससे अब उसका जंगल छीनने वाला था। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती उसी की थी। उसने पहले अक्षित को अपने रास्ते से हटाना चाहा। एक तरह से अक्षित ने सिर्फ अपना बचाव किया था। दर्शन के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसका सबसे वफादार आदमी जयंत मारा जा चुका था। वही उसका सबसे काबिल आदमी उसका दुश्मन बनकर उसे खत्म करने आ रहा था। दर्शन अपनी जगह पर बैठा अपनी सिगार पिए जा रहा था। उसने अपनी सारी सिगार खत्म कर दी थी। वो पूरी तरह से नशे में जा चुका था। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि उसके गार्ड बदल चुके हैं और उसके जगह पर नए गार्ड्स आ चुके थे। कुछ देर मैंशन का दरवाजा खुलता है और वहां से कोई अंदर आता है। दर्शन को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे समझने नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तभी उसे उसके पीछे 2 से 3 और लोग आते हुए दिखाई देते हैं। उस आदमी को देखकर सभी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और उसकी ओर गन पॉइंट करने लगते हैं। इतने में ही हॉल में एक वाइट फॉग फैलने कहता है, जिससे सभी गार्ड्स खांसने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद सबके सब बेहोश हो चुके थे। लगभग आधे घंटे के बाद अक्षित वहां आता है और वहां का माहौल देखकर गुस्से में उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसके सभी गार्ड बेहोश थे और वहां दर्शन नहीं था।
उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने ने ही अंश उन गार्ड को देखते हुए कहता है, इन्हें व्हाइट फॉग से बेहोश किया गया। आई थिंक वो जो था उसे पता था कि यहाँ आज क्या होने वाला है। अक्षित गुस्से ने एक गार्ड को लात से मारते हुए कहता है, ये लोग किसी काम के नहीं है। इन सबको यहाँ से उठाकर फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। सक्षम बाकी लोगों को इशारा करता है और कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो चुका था। वहां बस अक्षित, अंश और सक्षम थे। वो तीनों किंग की कुर्सी के सामने अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़े हुए थे। अक्षित उनके बीच में था। उसने अभी तक जो कुछ भी किया था इस जगह पर पहुंचने के लिए किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे खुशी नहीं हो रही थी। शायद इसलिए कि वो दर्शन को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया और उसे लग रहा हो कि उसने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं जीता हो। चाहे जो भी हो, अक्षित खुश नहीं था। इतने में उन तीनों के पीछे से एक आदमी आता है। उसके जूते की आवाज सुनकर अंश को सक्षम तुरंत पीछे मुड़ती है और वही अक्षित बड़े आराम से उसकी ओर देखता है, जैसे वो जान रहा हो कि ये कौन है। उसे देखकर तीनों के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और अक्षित कहता है, वेलकम नकुल, अब तुम ऑफिशियली हमारे गैंग के मेंबर हो। उद्धरण चिन्ह। तभी वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू बॉस, मैंने इस दिन का वेट कई महीनों से किया है। ये है नकुल शर्मा, जो दिखने में चॉकलेट बॉय था, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी लड़की इसे अपना दिल दे बैठे। लेकिन इन्हीं भोली सूरत पर मत जाना। जितना शरीफ ये देखते थे उससे जय गुना खतरनाक ये अपने काम में थे। नकुल एक हैकर था और किसी की इंफॉर्मेशन निकलना उसके बाद कुछ उंगलियों का खेल था। नकुल ने अब तक सिर्फ बड़े बड़े आदमियों को अपना टारगेट बनाया है। वो उनकी अफेयर की या इलीगल कामों को इंफॉर्मेशन निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनसे मोटे पैसे वसूलता था। अक्षित नकुल से उन दिनों मिला था जब वो रोजी के साथ अक्सर क्लब जाया करता था। नकुल ने अक्षित को भी अपना टारगेट बनाने की सोची और उसने अक्षित को ब्लैकमेल करते हुए कहा, अगर आज रात तक 10 करोड़ मेरे अकाउंट में नहीं आ गए तो खबर कल सारे अखबार के फ्रंट पेज पर होगा। उद्धरण चिन्ह। नकुल अक्षित के साथ ही बैठा हुआ था और अक्षित ड्रिंक पे ड्रिंक करता जा रहा था। उसने एक ड्रिंक खत्म करते हुए अपनी ग्लास जोर से काउंटर कर पटकी और उसने नकुल को घूर कर देखा। उनकी नज़र उतनी कोल्ड थी, नकुल सर से पैर तक कांप गया। अक्षित ने इतनी शराब पी रखी थी कि उससे खुद से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने खुद को संभालते हुए नकुल की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें 10 करोड़ अभी दूंगा, इस खबर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वायरल कर दो। अगर तुम मेरे बारे में ऐसे ही और खबर फैलते रहोगे तो तुम्हें और पैसे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित वहां से चला गया। लेकिन नकुल को अक्षित का ये अंदाज पसंद आया। उसने कई दिनों तक अक्षित को फॉलो किया और उससे कहा कि उसे अब से सिर्फ उसी के साथ रहना है। अक्षित समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़के को कैसे बताए कि और एक माफिया के लिए काम करता है। अक्षित ने है नकुल के माफिया के बारे में बताया, इसलिए नहीं कि वो नकुल को अपनी गैंग में ले सके, बल्कि इसलिए कि नकुल डरकर अक्षित का पीछा छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माफिया का नाम सुनकर नकुल पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने गैंग में आने की बात कही। अक्षित ने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे दर्शन से मिलाने की सोची, लेकिन जब उसे पता चला कि दर्शन उसे रास्ते से हटाना चाहता तो उसने नकुल को उसके खिलाफ यूज किया और आज नकुल अक्षित की गैंग का एक खास मेंबर बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ पाखी राधिका के पेरेंट्स की बात सुनकर राधिका के लिए काफी फिक्र करने लगी थी। उन्हें अब तक राधिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इसलिए राधिका के पेरेंट्स पाखी को ये कहकर वहां से चले गए कि अगर उसे राधिका के बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले उन्हें ही बताए। उनके जाने के बाद पाखी राधिका को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका फोन सरिता जी के पास ही था। पाखी का दिमाग अब खराब हो चुका था। कल से उसे अक्षित की फिक्र हो रही थी और अब राधिका मिसिंग थी। तभी पाखी के फोन में एक अननोन नंबर का कॉल आता है। पाखी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है कि वो इस कॉल को रिसीव करे या नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दर्शन उसे फिर से कॉल तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने वो कॉल रिसीव किया और सामने की आवाज सुनकर उनकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। कुछ देर बाद पाखी अंश के घर के बाहर थी। उसने नमे सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की घर से भाग से यहाँ क्यों आ गई? और कब से यहाँ है? ओह पता नहीं दीक्षित सर क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में। उद्धरण चिन्ह। पाखी डिसअपॉइंट सा फेस बनाते हुई डोरबेल बजाती है। पाखी के हाथ में राधिका के लिए कुछ कपड़े भी थे। कुछ सेकंड के बाद राधिका दरवाजा खोलती है और पाखी देखती है कि राधिका अंश की टी शर्ट और शॉर्ट पहने हुए खड़ी थी। उसके हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि राधिका यहाँ मजे से मूवी देख रही थी। पाखी को देखकर राधिका मुस्कुराने लगती है। वही पाखी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, पागल लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? दीक्षित सर कितना गुस्सा होंगे तुमसे, चल अभी मेरे साथ। कहते हुए पाखी राधिका को आंखें दिखाते हुए घूरने लगती है। वही राधिका पाखी का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। राधिका पाखी की ओर देखते हुए कहती है, तुमने किसी को बताना तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? पाखी राधिका को देखते हुए कहती है, हाँ मेरी माँ किसी को नहीं बताया।
लेकिन तुझे नहीं लगता कि तूने घर से भागकर गलत किया है? तेरे मॉम डैड कितना परेशान है तेरे लिए तुझे जरा भी अंदाजा है? उसकी बात सुनकर राधिका की हंसी निकल जाती है और वो पॉपकॉर्न खाते हुए सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, उन्हें सच में मेरी फिक्र होती तो आज मैं ऐसे घर से भाग न जाती। मुझे तो अभी भी लगता है कि वो एक बुरा सपना था। उसकी बात सुनकर पाखी सोचने पड़ जाती है। क्योंकि वो जहां तक जानती है राधिका के मॉम डैड उसके साथ कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने राधिका को किसी चीज के लिए कभी फोर्स भी नहीं किया था। पाखी सामान वही ग्लास टेबल पर रखते हुए सोफे में राधिका के पास बैठती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है, कुछ हुआ है क्या, प्लीज मुझे बता। उद्धरण चिन्ह। राधिका सिर झुकाए बैठी हुई पॉपकॉर्न को घूर रही थी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसने खुद को संभालते हुए पाखी को सारी बात बता दी। पाखी उसकी बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गई थी। ऐसा नहीं था, राधिका के डैड को पैसे की इतनी भी ज्यादा कमी थी। उनका छोटा सा बिजनेस काफी अच्छे से चलता था और इससे अच्छे से कमाई होती थी। उसने राधिका को समझाते हुए कहा, राधिका, मुझे नहीं लगता कि अंकल आंटी सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर सकते हैं। जरूर कोई दूसरी बात होगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका की आंखें नम थी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, पहले मैंने भी यही सोचा था। लेकिन जब मैंने वो पल याद की जब मेरी मॉम मुझे ये शादी करने के लिए कह रही थी तो उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए फिक्र नहीं दिखी। बस उनका लालच दिखा। उद्धरण चिन्ह। पाखी राधिका के कंधे को थपथपाते हुए कहती है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुरा देती है और पाखी को हक कर लेती है। पाखी हक ब्रेक करते हुए कहती है, लेकिन मुझे ये बता, तू यहाँ अंश सर के घर में क्या कर रही है? और तूने उनके कपड़े भी पहने हुए हैं, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए पाखी राधिका की ओर देखने लगती है। वही राधिका अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है। राधिका अपनी जगह से उठती है और बात बदलते हुए कहती है, तू मेरे लिए कैसे कपड़े लेकर आई है, मैं भी तो देखूं जरा। ऐसा कहते हुए राधिका पाखी के लाए हुए कपड़ों को देखने लगती है। पाखी उसकी हरकतें अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए पाखी राधिका को घूरते हुए उसके पास गई और अपने हाथ बांधते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा तुझसे, तुझे सुनाई भी दे रहा है? पाखी ने उसे गुस्से में घूरा। लेकिन राधिका उसे इग्नोर करते हुए बस आपके कपड़े देख रही थी। तभी उसने एक ड्रेस चुनी और उसे पाखी को दिखाते हुए कहा, शायद ये मुझ पर अच्छा लगेगा। मैं उसे ट्राई करके आती हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए राधिका कमरे की ओर जाने की वही होती है कि पाखी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। राधिका अपना मुंह दूसरी ओर करते हुए मन के सोचती है, यार राधिका, अब तो तू फांस गई, अब तू पाखी को क्या बहाना सुनाएगी? 78 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन अनटाइटल्ड चैप्टर। अंश के घर पर पाखी, अंश और राधिका को घूर रही थी जो उनके सामने बैठे हुए थे। पाखी ने अपने हाथ अपने चेस्ट पर बांध रखे थे और अपने आंखें छोटी करते हुए कभी अंश तो कभी राधिका को देख रही थी। राधिका अंश का हाथ थामे नजरें झुकाए हुई थी। और वही अंश इस सोच में गुम था कि इन दोनों लड़कियों को हुआ क्या है। दोनों की खामोशी अंश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कहा, तुम दोनों को हुआ क्या है? ऐसे यूं दूसरे को घूर क्यों रही हो? इतने में पाखी कहती है, इससे ही पूछिए। इसने मुझे कहा कि आप दोनों बस दोस्त है। और आप ही आते ही। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते पाखी रुक गई और उसने राधिका की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? राधिका जो अभी सिर झुकाए बैठी थी उसने कहा, ओ मैंने सोचा कि तू मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। तुम मुझसे गुस्सा हो? राधिका ने पाखी की ओर देखते हुए कहा और अपनी पलकें झपकाने लगी। इतने में पाखी कहती है, हाँ, गुस्सा तो मैं हूं तुमसे। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? तू ऐसा कैसे कर सकती है? कहते हुए पाखी राधिका को घूरने लगती है। इतने ने अंश कहता है, एक सेकंड, तुम इससे ये सब क्यों पूछ रही हो? उसका मन नहीं था इसलिए उसने नहीं बताया, ओके? अंश ने पाखी से कहा। अंश पाखी का बॉस था इसलिए वो उससे इस तरह से बात कर सकता था। उसकी बात सुनकर पाखी भी शांत हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी अंश राधिका की ओर देखते हुए कहता है, और तुम सबसे ये कहती फिर रही हो कि हम दोस्त हैं। वाह, कुछ दिन में हम शादी करने वाले हैं और तुम हो कि सबसे ऐसी बातें कर रही हो। अंश ने राधिका को छोटी नजरों से घूरते हुए कहा। शादी? वहां बैठी हुए पाखी ने हैरान होते हुए कहा। पाखी अपनी जगह पर खड़ी होती है और कहती है, शादी? तुम दोनों शादी कर रहे हो? कब, क्यों, कैसे, इतनी जल्दी ये सब क्या हो रहा है? पाखी आंखें फाड़कर उन्हें देख रही होती है। इतने में राधिका अंश के हाथ पर मारते हुए कहती है, आपको क्या जरूरत थी ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कहने की? मैंने उसे अभी तक नहीं बताया था, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। राधिका उसे घूरते हुए कहती है। इस पर अंश कहता है, सिर्फ उसे ही नहीं, मैं सबको बताने जा रहा हूं। और तुम हम दोनों को दोस्त कहना बंद करो, ठीक है? कुछ दिन में तुम मुझे AGOG कहने वाली हो। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। उद्धरण चिन्ह। इस पर राधिका हंसते हुए कहती है, अंश,
मैं आपको आपके नाम से बुलाने वाली हूँ। ये सब मुझसे होता, राधिका ने भी उसे डांटते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे से लड़े जा रही थी और पाखी वहां खड़ी बस उन्हें देख रही थी। वो दोनों तो अब तक भूल ही चुके थे वहां पाखी भी थी। उनके लिए वो अभी इनविजिबल हो चुकी थी। तभी डोर बेल बजती है। लेकिन राधिका और अंश एक दूसरे के साथ लड़ने में इतने बिजी थे कि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इतने ने पाखी धीमी आवाज में कहती है, मैं जाकर देखती हूँ। पाखी अपनी जगह से दरवाजे की ओर बढ़ चुकी थी और जैसे ही उसने दरवाजा खुला किसी के मजबूत बाहों में उसे जकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। ये अक्षित था जिसके गले लगाने से एक सेकंड के लिए पाखी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है अंश और राधिका भी यहाँ है तो वो थोड़ा सा शर्माने लगती है। पाखी अक्षित को पुश करके खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन अक्षित को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने पाखी को और कसकर लगे से लगा लिया और कहा, आई मिस्ड यू सो मच। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने घर में तुम्हारा कितना इंतजार किया। कहते हुए अक्षित पाखी से अगले होता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम बस मेरे सामने रहा करो। मुझे अच्छा नहीं जब तुम मुझसे दूर रहती हो। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित पाखी के लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है। उसके सडन किस करने से पाखी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो अक्षित को घूरते हुए कहती है, अक्षित, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम किसी और के घर पर है। कहते हुए पाखी सोफे की ओर इशारा करती है जहां अंश और राधिका बैठे हुए थे और उन दोनों को ही देख रहे थे। पाखी अक्षित को सारी बात बताती है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद चारों सोफे पर बैठे होते हैं। पाखी और राधिका एक तरफ और अक्षित और अंश एक तरफ। अक्षित कब से राधिका को घूर रहा था और मन में ये सोच रहा था कि आखिर अंश इससे क्यों शादी कर रहा था। अक्षित अंश के पास जाते हुए उसके कान में कहता है, भाई, क्या सोचकर तू इससे शादी करना चाहता है? अक्षित ने भले ही ये बात अंश के कान के कही थी लेकिन ये उसने काफी तेज आवाज में कही थी। पाखी और राधिका ने उसकी बात सुन की और शायद बाहर खड़े गार्ड्स ने भी जरूरी सुन लिया होगा। इतने में अंश अक्षित के हाथ पर हल्के से टैप करते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये बात कहनी ही थी तो इतने तेज आवाज में कहने की क्या जरूरत थी? हम अकेले में बात कर सकते थे। अंश राधिका की देखते हुए मुस्कुरा रहा था और ये बात कह रहा था। उसके इस स्माइल के पीछे एक घबराहट थी कि कहीं राधिका उससे गुस्सा ना हो जाए। इतने में अक्षित कहता है, बाद में कहने का क्या फायदा है? तब तक तो तेरी शादी भी हो जाएगी। तू मेरी बात सुन और एक बार और सोच ले। अक्षित राधिका की ओर देखते हुए ये बात बड़े एटीट्यूड से कह रहा था। वो राधिका के फेस पर गुस्सा देखना चाहता था और ये भी जानना चाहता था कि राधिका इसे कैसे हैंडल करेगी। इतने में ही पाखी अक्षित को चुप रहने का इशारा करती है। लेकिन अक्षित न में सिर हिलाते हुए उसे मना कर देता है। पाखी उसे मारने का इशारा करती है और अक्षित उसे एक आईब्रो चढ़ाकर देखता है जैसे कह रहा हो कि हिम्मत है तो मार के देखो। इतने में पाखी अपनी नाक सिकुड़ते हुए हाथ जोड़ने का इशारा करती है। ऐसा करते हुए वो काफी क्यूट लग रही जिससे अक्षित की हंसी निकल जाती है। वही राधिका जो कब से चुपचाप बैठी हुई थी उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी बन चुका था। एक छोटा सा प्यारा सा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता था। इतने में अक्षित अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो तुझे यही कह सकता हूँ कि शादी करने से पहले एक बार और सोच ले। अगर एक बार फंस गया तो फिर इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक मायाजाल है। कुछ समझा? उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब मायाजाल है? पाखी ने गुस्से में अक्षित से कहा। पाखी की आवाज सुनकर अक्षित उसकी ओर देखता है और उसकी नजरें पाखी की गुस्से से भरी नजरों से टकरा जाती है। अक्षित अंश को समझाने में इतना खो चुका था कि वो भूल चुका था वो भी शादीशुदा है और उसकी वाइफ अभी उसके सामने ही बैठी हुई है। पाखी को देखकर अक्षित ने मन में सोचा कि शायद उसे आज ये ज्ञान नहीं देना चाहिए था। वो किसी दिन अंश की एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसे शादी के फायदे और नुकसान के बारे में बता सकता था। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि घर में उसकी क्लास लगने वाली है। वो पाखी को कुछ एक्सप्लेन करने वाला था कि राधिका अचानक ही अपने जगह पर खड़ी हो गई, जिसे देखकर तीनों थोड़ा सरप्राइज हो गए। अंश राधिका के पास जाता है और उसे कंधे से पकड़ते हुए कहता है, बेबी क्या हुआ? ऐसे अचानक तुम कैसे उठ गई? उद्धरण चिन्ह। राधिका ने गुस्से में अंश की ओर देखा जिससे अंश के हाथ राधिका के कंधे से हट गए। राधिका के मुंह पर एक पाउट बना हुआ था और उसने अपनी नजरें अंश से हटाकर अक्षित पर टिका ली थी। अक्षित भी उसे बड़े एटीट्यूड के साथ देख रहा था। इतने में ही राधिका कहती है, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? उनकी शादी मुझसे होने वही है और मैं यही बैठी हूँ। और आप उनसे कह रहे कि शादी करने से पहले सोच के। राधिका ने ऊंची आवाज में कहा जिससे अंश और पाखी थोड़ा घबरा गए। भले ही अक्षित अभी मस्ती मजाक करने के मूड में था लेकिन उसे किसी का यूं चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है। अंश ने पाखी की ओर देखते हुए उसे इशारा कि उसे अक्षित के पास जाना चाहिए। पाखी उसके इशारे को समझते हुए अक्षित के बगल में ही खड़ी हो गई।
इतने में राधिका फिर से अक्षित पर गुस्सा निकालते हुए कहती हुआ, क्या कमी है मुझमें जो आप अंश से कह रहे हैं कि वो शादी से एक बार सोच ले। अपनी बात पूरी करते हुए राधिका ने फिर पाउट बना लिया। इतने में अक्षित कहता है, क्या कमी है, खुद को देखो तुम कहाँ और वो कहाँ। अक्षित ने दोनों की हाइट की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें सच के लगता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। कहते हुए अक्षित की हल्की सी हंसी निकल गई। राधिका भी समझ चुकी थी कि अक्षित बस उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन राधिका को अपनी हाइट के बारे में कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, तो क्या अब वो किसी सीढ़ी से शादी कर ले, हम दोनों एक साथ परफेक्ट लगेंगे। पाखी और आपसे भी अच्छे समझे आप। कहते हुए राधिका ने अंश का हाथ पकड़ लिए। अक्षित अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहता है, लगता है तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता है। कुछ ही दिन में ऐसा क्या हो गया। राधिका अपने हाथ बांधकर एक स्माइल के साथ कहती है, मुझे आपसे कभी भी डर नहीं लगता था। मैं तो बस इस बात से डरती थी कि कहीं आप मुझसे जॉब से न निकाल दे। इसके अलावा ऐसी कोई वजह से नहीं थी मैं आपसे डर जाऊं। लेकिन अब तो मेरे पास जॉब भी है तो वो डर भी चला गया। राधिका ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन राधिका ये भूल चुकी थी अंश भी अक्षित के अंडर ही काम करता है और अगर अक्षित चाहे तो उसे वहां से भी निकलवा सकता है। अक्षित डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो ऐसी बात है। अंश उद्धरण चिन्ह। अक्षित ने चिल्लाते हुए कहा, येस बॉस। अंश ने सावधान की स्थिति में खड़े होते हुए कहा। अक्षित पाखी का हाथ पकड़ता है और अंश को ऑर्डर देते हुए कहता है, कल से ये लड़की ऑफिस नहीं आनी चाहिए। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित पाखी को लेकर वहां से जा चुका था। अक्षित की बात सुनकर राधिका को अब रियलाइज हुआ कि वो क्या भूल गई थी। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए खुद को ही गालियां दी। वो इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है कि वो ये भूल गई अंश अक्षित के लिए ही काम करता है और उसे निकालते में उसे थोड़ा भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं वो द ग्रेट अक्षित वालिया से कैसे गुस्से में बात करती है। राधिका चाहे कहीं भी काम कर ले अक्षित उसे 2 मिनट के निकलवा सकता है। उसे लगा कि मांगने से शायद अक्षित उसे जॉब से ना निकाले, इसलिए वो दौड़ते हुए अक्षित के पीछे जाने लगी। लेकिन अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। राधिका अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, अंश प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे उनसे बात करनी होगी। उनसे कहना होगा कि वो मुझे जॉब से न निकाले। लेकिन अंश ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। राधिका खुद को अंश से छोड़ते हुए कहती हैं, अंश मुझे जाने दीजिए, वो लोग चले जाएंगे, प्लीज मेरी नौकरी का सवाल है। इतने में ही अंश उसे अपने सीने से लगा लेता और हंसते हुए कहता है, यार तुम कितनी इनोसेंट हो। अक्षित बस मजाक कर रहा था। राधिका, क्या सच में। अंश मुस्कुराते हुए, हाँ उनके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे जॉब के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। अंश की बात सुनकर राधिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती और वो अंश को कसकर गले लगाते हुए कहती है, तब तो ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वही अक्षित और पाखी अपने घर के लिए निकल चुके थे। दोनों कार की बैक सीट पर बैठे हुए और उनके साथ बस एक ड्राइवर था। उनके पीछे करीब 10 और गाड़ियां आ रही थी जिनमें बॉडीगार्ड्स थे। पाखी अक्षित से थोड़ा गुस्सा थी। उसने जब शादी को मायाजाल कहा तो ये बात पाखी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पाखी अक्षित पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी और बस विंडो से बाहर की ओर देख रही थी। अक्षित को पाखी का यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हर वक्त पाखी का अटेंशन पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि आखिर इसमें उसकी ही गलती थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ पाखी के थाई रखते हुए उसे सहलाने लगा। कंटिन्यू। 79 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन अनटाइटल्ड चैप्टर। पाखी अक्षित पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी और बस विंडो से बाहर की ओर देख रही थी। अक्षित को पाखी का यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हर वक्त पाखी का अटेंशन पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि आखिर इसमें उसकी ही गलती थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ पाखी के थाई रखते हुए उसे सहलाने लगा। अपने बॉडी पर अक्षित का टच फील कर पाखी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। पाखी अक्षित की ओर मुड़ती है और उसे आंखें दिखाने लगती है। उसे अपनी ओर देखता देख अक्षित पाखी के थाई को जोर से प्रेस करता है, जिसके पाखी की हल्की सी आह निकल जाती है। पाखी ड्राइवर की ओर देखती है जो सारी बातें जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर पाखी को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसे ऐसे देख अक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। अक्षित पाखी के करीब जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए अपने गोद में बैठा लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पाखी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, और उसे जब सब समझ आया तब तक वो अक्षित के लैप पर बैठी हुई थी। पाखी के हाथ अक्षित को घेरे हुए थे और अक्षित के हाथ उसके नाजुक सी कमर पर थे। पाखी ने धीरे से अक्षित के कान में कहा, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। उसने ड्राइवर की ओर इशारा किया। इतने में कि अक्षित ने पाखी के कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे बड़े प्यार से सहलाने लगा।
अक्षित के स्ट्रॉन्ग हाथ पाखी को बड़े प्यार से सहला रहे थे, जिससे पाखी सिहर जा रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बात कर ली और अक्षित के शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। अक्षित डेविल स्माइल करते हुए उसे देखता है और कहता है, तुम्हें ड्राइवर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहा है और हमें अपना काम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित ने अपने हाथ पाखी के नेक पर रखे और उसका सिर हल्के से झुका दिया और पाखी को होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। अक्षित पाखी को काफी इंटेंसली किस करने लगा था। साथ अक्षित के हाथ पाखी की पूरी बॉडी पर फिसलने लगे थे। पाखी काफी नाजुक थी, अक्षित के चुने से ही उसके स्किन पर रेड मार्क्स बन जाते हैं। अक्षित किस करते हुए इतना खो गया था, उसे पता ही नहीं चला कि अक्षित कह पाखी के होठों से आगे बढ़ते हुए उसके नेक पर किस करने लगा था। अक्षित की गर्म सांसें पाखी को बहका रही थी। पाखी ने खुद की कब का सरेंडर कर दिया था। इतने में ही अक्षित अपनी किस पर रोक लगाते हुए पाखी के फेस की ओर देखने लगा। पाखी की आंखें बंद थी और उसके गाल पूरे तरह से लाल हो चुके थे। अक्षित ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आई थिंक हमें अब रुक जाना चाहिए, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अक्षित की बात सुनकर पाखी ने अपनी आंख खोली। उसके सामने अक्षित का हैंडसम फेस था, जी उसे हजारों इमोशंस के साथ देख रहा था। दोनों की सांसें एक ही स्पीड से चल रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी एक स्पैन ब्रेकर आया, जिसकी वजह से पाखी अक्षित से लिपट गई और दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक हुआ। पाखी ने शर्माते हुए अपना मुंह अक्षित के गले में छिपा दिया और उससे कहा, आपको शर्म नहीं आती है? यहाँ कोई और भी है, मैंने आपको कितनी बार टोका फिर भी। कहते हुए पाखी ने पाउट बना लिया। लेकिन उसका शर्माना अक्षित को अच्छा लगता था। अक्षित उसे बार बार एम्बैरस फील करवाना चाहता था, क्योंकि जब पाखी ऐसे रिएक्ट करती है तो उसका रेड फेस अक्षित को देखने में काफी पसंद आता था। उसने पाखी की पीठ को सहलाते हुए कहा, इसके इतना शर्माने की क्या बात है? तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। और तुम्हें बाकी लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किंग और उसकी वाइफ की प्राइवेसी में इंटरफेयर करे। उद्धरण चिन्ह। किंग, पाखी ने आश्चर्य से कहा, और अक्षित से दूर होते हुए उसकी ओर देखने लगी। पाखी मन ही सोच रही थी कि कहीं दर्शन ने इसी सीक्रेट के बारे में तो नहीं कहा था कि अक्षित एक किंग है और उससे राजगद्दी छीनने के लिए लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। पाखी अजीब अजीब तरह की चीजें इमेजिन कर रही थी, क्योंकि उसे दर्शन के बातों का मतलब निकालना था और अक्षित को हर मुसीबत से बचाना था। वही अक्षित ये सोच रहा था कि वो पाखी को उसका आंसर कैसे दे, क्योंकि पाखी अक्षित की ओर ही देखे जा रही थी और उसके आंसर का वेट कर रही थी। वही किंग वर्ड सुनकर ड्राइवर के भी कान खड़े हो गए। उसे लगा कि अब उसका बॉस फंसने वाला है। इतने में अक्षित ने पाखी को फिर से अपने करीब खींचते हुए कहा, बेबी यू आर माई क्वीन एंड आई एम योर किंग। और किसी में इतने गट्स नहीं है कि को किंग और क्वीन की ओर आंख उठाकर देखे। उसके जवाब से पाखी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई थी। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने अक्षित को अपने गले से लगा लिया। अक्षित स्माइल करते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों में भरते हुए कहता है, आई थिंक अब तुम गुस्सा नहीं हो। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी रात होने वाली है, नजर होने से हम दोनों का नुकसान हो जाएगा। कहते हुए अक्षित पाखी के नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है। वही दूसरी तरफ दर्शन के मेंशन में सक्षम पूरे मेंशन को रेनोवेट करवा रहा था। उसे अक्षित ने ऑर्डर दिए थे कि यहाँ को हर एक चीज बदल जानी चाहिए। उसे ये याद भी नहीं रहना चाहिए कि ये जगह पहले कैसी थी। वही नकुल सीसीटीवी रूम में बैठा हुआ था और उस वीडियो को एनालाइज कर रहा था जिसमें वो लोग दर्शन को यहाँ से ले जा रहे थे। नकुल काफी टाइम से बैठा उस वीडियो को हर एंगल से देख रहा था और बार बार देख रहा था। तभी उसे उस वीडियो में एक सस्पिशियस चीज दिखी। उसके आंखें फाड़कर उसे देखा और जूम करके उसका फोटो भी निकाल लिया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और सक्षम के पास दौड़कर गया। सक्षम हॉल में खड़ा लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। नकुल उसे देखते हुए कहता है, सक्षम भाई, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उसकी आवाज सुनकर सक्षम ने अपना मुंह बना लिया और आंखें रोल करके उसकी ओर देखा। नकुल मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और अपने लैपटॉप पर अपनी उंगली चलाते हुए कहता है, मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, एक बार उसे देखिए। उद्धरण चिन्ह। नकुल अपना लैपटॉप उसकी ओर घुमाने वाला ही होता है कि सक्षम अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। नकुल अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखता है जैसे वो कह रहा हो कि क्या प्रॉब्लम है। इतने में सक्षम बिना किसी भाव के कहता है, मुझे पता है तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अपना लैपटॉप लेकर यहां से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए सक्षम दूसरी ओर देखता है, लेकिन नकुल घूमकर उसके सामने आ जाता है और कहता है, जब आपको इसके बारे में पता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अब तक इसके बारे में कोई एक्शन ले लेना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। नकुल ने हैरान होते हुए कहा, जहां तक वो सक्षम को जनता था वो ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी बात पता होते हुए चुपचाप बैठा रहे। उसने अब तक इसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता।
इतने में सक्षम अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहता है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके घर के सामने जाकर तुम्हारा और मेरा पोस्टर लेकर खड़ा हो जाऊं और हम दोनों में से एक को चूज करने ले लिए कहूं? उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर नकुल अजीब सी शक्ल बनाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सक्षम उन दोनों का पोस्टर लेकर उसके घर के सामने क्यों जाना चाहता है। उसने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? और हम दोनों का पोस्टर कहाँ ले जाना चाहते हैं? सक्षम उसे घूरते हुए कहता है, इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम एक्ट्रेस सोनम बिंद्रा की बात कर रहे हो। मुझे पता है वो दिल्ली है में है और तुम मुझे उनके पीछे लगाना चाहते हो। लेकिन भूल जाओ, मैं ये नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत काम है हो। उसकी बात सुनकर नकुल पागलों की तरह हंसने लगता है। हंसते हंसते उसने अपना पेट पकड़ लिया था और उसकी सांस भी अटक जा रही थी। नकुल थोड़ा शरारती था। उसे लोगों को स्टॉक करना पसंद था और वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस में सोनम बिंद्रा को हर जगह फॉलो करता था। उसने कई बार सक्षम से कहा था कि उसकी और सोनम की बात चलाने में मदद करे, लेकिन सक्षम ने नॉट इंटरेस्टेड कहते हुए उसे मना कर दिया था। और उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि नकुल उससे यही बात करने आया होगा। लेकिन नकुल को इस तरह से हंसता देख सक्षम शॉक होकर उसे देखने लगा। सक्षम ने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? देखो देखो, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। सक्षम उसे घूर रहा था और मारने की तैयारी कर रहा था। नकुल अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था आप ऐसा भी सोच सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये बात करने नहीं आया था। उद्धरण चिन्ह। नकुल अपना लैपटॉप खोलकर उसे वो वीडियो दिखता है और कहता है, इसे देखिए। इनके हाथ में एक टैटू है। और ये टैटू सभी के हाथ में है और सबकी टैटू में अलग अलग नंबर है। मतलब ये किसी गैंग के लोग थे। सक्षम ने सरप्राइज होते हुए कहा। नकुल ने हाँ में सिर हिलाया और लैपटॉप सक्षम को दे दिया। सक्षम अपना फोन निकालकर अक्षित को कॉल करता है। अक्षित को पाखी अपने घर पहुंच चुके थे। अक्षित अपनी फाइल्स में उलझा हुआ था और वही पाखी डिनर की तैयारी कर रही थी। अक्षित सक्षम का कॉल देखकर समझ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट है। अक्षित सीधा अपने स्टडी रूम में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। पाखी जो डिनर टेबल सजा रही थी, उसने अक्षित को उसके स्टडी रूम में जाते हुए देखा और सोचा कि अब तो उसे काफी देर लगेगी। उसने न के सिर हिलाते हुए फिर से डिनर टेबल पर ध्यान दिया। सक्षम ने अक्षित को कॉल पर सारी बात दी थी। सक्षम ने अक्षित को वो वीडियो भी भेज दिया था और फोटोज भी। अक्षित ने वो वीडियो और फोटो गौर से देखी। उसने उन वीडियो और फोटो को जूम करके बार बार देखा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने वो टैटू कहीं देखी है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किसी के हाथ में ये टैटू देखी है और उसकी इमेज उसके दिमाग में दिख रही थी। दिमाग पर काफी जोर देने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सिर अपने चेयर पर रख लिया। अक्षित काफी परेशान था, तभी उसके फोन में पाखी का मैसेज आता है। अक्षित फोन खोलता है और पाखी का मैसेज देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। मैसेज में लिखा हुआ था, आपका काम हो गया हो तो जल्दी बाहर आ जाए। आपकी प्यारी सी वाइफ भूख से तड़प रही है। अक्षित ने स्माइल करते हुए मैसेज किया, लेकिन फिर मुझे क्या मिलेंगे? बाहर आने में मेरा क्या फायदा? अक्षित का मैसेज देखकर पाखी कुछ सोचती है और फिर मैसेज करती है, कम आउटसाइड, समथिंग डिलिशियस इज वेटिंग फॉर योर यमी फेस। उद्धरण चिन्ह। अक्षित ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए स्माइल की और मैसेज किया, आई थिंक स्पीच बलून, इट मस्ट बी समथिंग पिंक कलर्ड। पिंक कलर पढ़कर पाखी ने सोचा कि अक्षित किस बारे में बात कर रहा है। उसने डिनर टेबल पर नजर डाली और देखा कि वहां तो कोई पिंक कलर का खाना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसने अक्षित को मैसेज किया, व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग पिंक? अक्षित ने बिना टाइम वेस्ट किया रिप्लाई किया, समथिंग लाइक योर लिप्स। किसिंग किसिंग। अक्षित के मैसेज को पढ़ने के बाद पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। और अक्षित ने जो इमोजी भेजी थी उससे तो उसका हाल और भी बुरा होने लगा था। आई एम कमिंग। अक्षित ने लास्ट मैसेज किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। दरवाजे की आवाज सुनकर पाखी ने उसकी ओर देखा और अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। अक्षित स्माइल करते हुए उसके करीब आने लगता है। पाखी जो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, अक्षित को देखकर आपके आप खड़ी हो गई। अक्षित उसके करीब आया और पाखी को इंटेंस नजरों से देखने हुए उसे क्रॉस करके अपने चेयर पर बैठ जाता है। उसे अपने पास से गुजरता देख पाखी थोड़ा चौंक जाती है और मुड़कर अक्षित की ओर देखने लगती है। अक्षित अपने चेयर पर बैठा हुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये देखकर पाखी ने अपनी नाक चढ़ा ली और अक्षित को घूरते हुए अपनी जगह बैठ गई। उसने अक्षित को खाना सर्व किया और अपना भी डिनर करने लगी। इतने में ही अक्षित हल्का सा पाखी की ओर झुका और उसके कान में कहा, डेजर्ट मैं अपने रूम में ही कर लूंगा, माई फेवरेट डिश विल बी देयर। उद्धरण चिन्ह। पाखी अक्षित के कहने का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप से डिनर करने लगी। उसका गाल शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसने जैसे भी करके डिनर किया और सीधा अपने रूम में चली गई।
उसने अक्षित का भी वेट नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो अक्षित को ऐसे फेस नहीं कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। पाखी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर करके सो गई। कुछ देर तक रूम में शांति छाई हुई थी, पाखी को बस अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी पाखी को अपने ऊपर किसी का टच फील हुआ और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह। चैरिटी सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। अनटाइटल्ड चैप्टर। अनटाइटल्ड चैप्टर। पाखी अपने बेड पर लेटी हुई अक्षित का वेट करने लगी, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर किसी का टच फील हुआ। पाखी ने अपनी आंखें बंद ली और अपनी सांस भी रोक ली थी। उसे पता था ये अक्षित था। तभी अक्षित अपना फेस पाखी के गर्दन में डालते हुए उसकी खुशबू को अपनी सांसों के बसाने लगता है। अक्षित का हर एक मूव से पाखी अंदर तक से हट जा रही थी। अक्षित पाखी के नेक पर किस करने वाला ही होता है कि वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और पाखी अपने सपने से बाहर आ जाती है। पाखी बेड पर सीधे बैठ जाती है और उसने जो अभी महसूस किया उसे प्रोसेस करने की कोशिश करती है। बेड पर आते ही कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला और उसे अक्षित का एक सपना भी आ चुका था। उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। उसने खुद से कहा, पाखी तू पागल हो गई, ये कैसे कैसे सपने देख रही है, उफ, खुद पर कंट्रोल कर। उद्धरण चिन्ह। उसने सिर झटकते हुए सामने की ओर देखा और सामने खड़े हुए अक्षित को देखकर चौंक गई। अक्षित शावर से निकला था और उसने बस टॉवल पहन रखी थी। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी जो अक्षित के फेस से होते हुए उसके गले तक आ रही थी। उसके नेकेड चेस्ट पर पानी की बूंदें थी जिन्हें देखकर पाखी की सांसें रुक गई थी। पाखी अपनी जगह से उठी और अक्षित के तरफ जाकर उसके चेस्ट को पोक किया। उसके ऐसा करने से अक्षित हैरान था। उसने पहले पाखी की उंगली को देखा और फिर अपनी आईब्रो चढ़ाकर पाखी को। पाखी अपनी आंखें छोटी करते हुए बार बार अक्षित के चेस्ट पर अपनी उंगली चलाते जा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? अक्षित ने उसकी ओर देखते हुए कहा। पाखी जो अक्षित के नेकेड चेस्ट को देखने में खोई हुई थी, उसने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, कुछ चेक कर रही हूं। अक्षित अपना सिर हिलाते हुए, जैसे कि क्या? जैसे कि आप रियली हो या मैं फिर से सपना देख रही हूं? पाखी की उंगली अक्षित के चेस्ट से चोट हुए उसके नेकी और फिर उसके चीन तक जा चुकी थी। अक्षित के चीन पर पहुंचते ही पाखी अक्षित के आंखों में देखने लगती है जो पाखी को शरारत भरी नजरों से देख रही थी। अक्षित को यूं देखकर पाखी की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपना हाथ अक्षित के चीन से हटाने की कोशिश की, लेकिन अक्षित के उसका हाथ पकड़ लिए और अपनी डीप वॉइस में कहा, अगर चेक ही कर रही हो तो अच्छे से कर लो। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित के पाखी के हाथ फिर से अपने चेस्ट पर रख दे और उसके ऊपर अपने हाथ भी रखकर पाखी का एक्सप्रेशन देखने लगा। पाखी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मतलब आप रियल हो, मैं कोई सपना नहीं देख रही। ओ गॉड, अक्षित मुझे छोड़िए, इट्स सो एम्बैरेसिंग। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अक्षित ने उसके हाथों को और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़ते हुए अपने बॉडी से सटा लिया। पाखी बस आंखें फाड़कर अक्षित को ही देख रही थी। अक्षित के करीब का उसकी बॉडी से रिएक्ट करना बंद कर दिया था। पाखी अक्षित के करीब होने से खुद को सरेंडर कर देती है। उसे पता था कि वो अक्षित को रेसिस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए अगर वो अक्षित को रोकना चाहती थी तो उसका एक ही रास्ता था कि वो अक्षित के करीब ना आए। लेकिन अब तो वो अक्षित के गिरफ्त में आ चुकी थी। अक्षित ने उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम सपना देख रही थी। हम आई एम श्योर कि ये मेरे बारे में ही होगा। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। उद्धरण चिन्ह। अक्षित ने पाखी का हाथ छोड़ते हुए आपने दोनों उसके कमर पर रख लिए। पाखी अपनी पलकें झपकाने लगी और सोचने लगी कि वो अब अक्षित को कैसे बताए कि उसने क्या सपना देखा। पाखी ने कहा, देखिए, वो मेरा सपना था और उसे मेरे तक ही रहने दीजिए। ओके। अक्षित ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अच्छा ऐसी बात है। खैर छोड़ो, वैसे भी उसके बारे में क्या ही जानना जिसे तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही थी कि वो सच है या सपना। 5 साल के बच्चे ऐसी बात करते हैं और तुम कुछ सोचने के बाद, वैसे तुम कितने साल की हो? उद्धरण चिन्ह। आपको ये भी नहीं पता कि मैं कितने साल की हूँ? पाखी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। अक्षित ने पाखी के ऊपर अपनी पकड़ कुछ ढीली की और सोचने लगा कि पाखी को क्या आंसर दे, क्योंकि उसे सच में पाखी की एज नहीं पता था। उसने इधर उधर देखने शुरू किया को कहीं से उसे कोई क्लू मिल जाए, लेकिन अब पाखी के एज तो दीवारों पर नहीं लिखी होगी। अक्षित के एक्सप्रेशन से पाखी को समझ के आ चुका था कि अक्षित को सच के उसकी एज के बारे में कुछ पता नहीं है। उसने खुद को अक्षित से छुड़ाते हुए कहा, वाह, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी वाइफ की एज क्या है? कमाल है। उद्धरण चिन्ह। पाखी गुस्से में अक्षित को घूर रही थी, लेकिन अक्षित ने स्माइल करते हुए बड़े एटीट्यूड से कहा, उसके क्या है वो अभी पता चल जाएगा। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित पाखी को देखते हुए अपने फोन के पास जाता है और किसी को कॉल करता है। कुछ सेकंड के बाद पाखी का फोन बजने लगता है जिसमें बॉस का नाम शो हो रहा था। पाखी ने अक्षित का नाम अभी बॉस के नाम से सेव किया था, लेकिन लास्ट में 2 हॉट लगा दिए थे। पाखी ने अपना फोन देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए अक्षित की ओर देखने लगी।
अक्षित ने उसे फोन उठाने का इशारा किया। पाखी मुंह बनाते हुए फोन उठती है और कहती है, हेलो। सामने से अक्षित अपना गला साफ करते हुए पाखी को ऑर्डर देता है, मिसेज वालिया, मुझे एक लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। उद्धरण चिन्ह। अक्षित की बता सुनकर पाखी अपने दांत पीसते हुए उसकी ओर देखने लगी। उसे गुस्सा आने लगा और उसकी नोज भी रेड हो चुकी थी। इतने में ही अक्षित ने उसे आंसर करने का इशारा किया। पाखी ने बड़े पोलाइटली कहा, ये सर, आप मुझे उनका नाम बनाए, मैं अभी उनके बारे में आपको सारी जानकारी देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पाखी ने इतने शांत आवाज में कहा कि अक्षित को हंसी निकल गई। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, उनका नाम पाखी अक्षित वालिया है, मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो। कहते हुए अक्षित ने बड़े एटीट्यूड के साथ पाखी की ओर देखा। पाखी ने एक गहरी सांस की और कहा, ये सर, उनका नाम पाखी वालिया है, उनकी शादी भी हो चुकी है। शादी से पहले उनका सरनेम मेहरा था और वो मेरठ में रहती थी। उनकी उम्र 26 साल है। उनके घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। और इसके अलावा उनके एक प्यारे से पतिदेव भी है जिनको उनके बारे में कुछ नहीं पता। हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी ने पूरी करते हुए पाखी ने अपना फोन काट दिया और बाथरूम में चली गई। उसे यूं फ्रस्ट्रेटेड देखकर अक्षित दबी हुई आवाज में हंसता जा रहा था। अगले दिन सुबह का वक्त। एक कोर्ट के बाहर काफी हलचल थी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई फाइल्स चेक कर रहा था तो कोई कंप्लेन लिख रहा था। कोई आराम से बैठा चाय पी रहा था तो कोई बस सबको डांटने में लगा हुआ था। इतने में ही कोर्ट के बाहर 8 से 10 ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकती है, जिससे सब अपना काम छोड़कर उसकी ओर देखने लगते हैं। कुछ सेकंड के बाद 2 कार को छोड़कर सभी कार गार्ड्स बाहर निकलते हैं और वो सभी गेट से कोर्ट के अंदर तक एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनके निकलने के बाद पहली कार से अंश और राधिका बाहर निकलते हैं, जिन्होंने दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने हुए थी। राधिका ने रेड और डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और अंश ने उसके मैचिंग शेरवाली। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर खुशी थी और दोनों हाथों में हाथ डाले कोर्ट रूम को तरफ जाने लगे थे। वही दूसरी कार से अक्षित और पाखी बाहर आए। अक्षित ने ब्लैक कलर का इटालियन सूट पहना हुआ था तो वही पाखी ने रॉयल ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। राधिका और अंश आगे और पाखी और अक्षित उनके पीछे चल रहे थे। सभी की नज़र उन चारों ओर ही थी और वो चारों बड़े एटीट्यूड के साथ चल रहे थे। कोर्ट रूम के बाहर चारों रुक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। इतने में ही राधिका पाखी से कहती है, मैं अच्छी लग रही हूं ना? पाखी राधिका का मान टिका ठीक करते हुए कहती है, हाँ तू बहुत प्यारी लग रही है, एकदम परी जैसी। कहते हुए पाखी राधिका को देखकर मुस्कुरा देती है, जिससे राधिका के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। वही अक्षित अंश से कहता है, आई थिंक तुम्हें मंदिर ने शादी कर लेनी चाहिए। कोर्ट मैरिज, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अंश एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन अगर एक बार हम लीगली हस्बैंड वाइफ बन गए तो हमें कोई अगल नहीं कर सकता। अक्षित उसकी बात सुनते हुए बस हाँ ने सिर हिला देता है। तभी राधिका अंश के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। राधिका इस वक्त अंश और अक्षित के बीच में ही खड़ी थी। तभी अक्षित के दिमाग के एक आइडिया आया। उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, वैसे तेरी होने वाइफ कहाँ है? कहीं डर के भाग तो नहीं गई? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तीनों ने उसकी ओर हैरानी से देखा। इतने में अंश ने कहा, यही तो है भाई, हम दोनों के बीच में। तुझे नहीं दिख रही क्या? अक्षित अंश की ओर देखते हुए कहता है, वेल मुझे तो यहाँ से तू ही दिखता है, ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में कोई है ही नहीं। अक्षित के ऐसा कहते हुए राधिका गुस्से से लाल हो गई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस की। अंश और अक्षित के सामने राधिका इतनी छोटी लग रही थी कि वो दोनों बिना किसी इंटरफेयर के एक दूसरे को देख सकते थे। अंश और पाखी दोनों समझ चुके थे कि अक्षित फिर से राधिका की हाइट का मजाक उड़ा रहा है। इतने में ही अंश राधिका को उसके कंधे से पकड़कर कोर्ट के अंदर ले जाते हुए कहता है, आई थिंक हमारा नंबर आ गया, हमें अंदर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अंश राधिका को अंदर लेकर जा चुका था और अक्षित दबी हुई आवाज में हंसने लगा था। इतने में ही पाखी अक्षित को घूरते हुए कहती है, आपको हुआ क्या है? आप राधिका के साथ ऐसे कैसे बात करते हैं? उद्धरण चिन्ह। अक्षित अपने हाथ बांधकर कहता है, वैसे मैं हम दोनों के रिलेशन के हिसाब से बात करता हूँ। वो तुम्हारी फ्रेंड है तो मेरी भी साली हुई ना, तो हमारा तो रिश्ता बनता है मस्ती मजाक करते का। उद्धरण चिन्ह। अक्षित की बात सुनकर पाखी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अक्षित से इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा था कि अक्षित उससे कहेगा कि कुछ दिनों से उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। लेकिन नहीं, अक्षित तो किसी नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था। पाखी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, देखिए अक्षित, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये कोई और ही है। आप हमेशा की तरह अपनी रफ टफ पर्सनैलिटी में रहिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनकर अक्षित अपने हाथ बांध कर कहता है, अच्छा, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता कि मैं सबसे अच्छे से बात करने लगा हूं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सबसे अच्छे से बात करने की। आप बस मुझसे ही अच्छे से बात करना बस। हो, अपनी बात पूरी करते हुए पाखी कोर्ट रूम के अंदर जा चुकी थी और उसके पीछे अक्षित भी। कोर्ट के अंदर अंश और राधिका मैरिज रजिस्ट्रार के सामने साइन करते हैं और पाखी और अक्षित विटनेस के प्लेस पर साइन करते हैं। कुछ देर बाद चारों हंसी खुशी कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं और अब तक अंश और राधिका की शादी हो चुकी थी। उन दोनों को घर ड्रॉप करने के बाद अक्षित और पाखी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। पाखी मुंह फुलाए कार में बैठी हुई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। वो अक्षित से नाराज थी क्योंकि उसने उसे राधिका के साथ रुकने नहीं दिया और ऑफिस के आया। उसने अपने हाथ अपने सीने कर क्रॉस कर रखे थे और एक छोटा सा पॉड भी बनाया हुआ था। अक्षित एक फाइल पढ़ रहा था लेकिन उसे पता था कि उसकी वाइफ अभी उससे गुस्सा है। उसने फाइल की तरफ देखते हुए कहा, अब अपना मूड अच्छा कर लो। ऑफिस ने ऐसे रहोगी तो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। पाखी अक्षित की ओर मुड़ती है और कहती है, ठीक ही तो है। आपकी वजह से ही मैं राधिका के साथ नहीं रुकने दिया। मुझे उसके साथ रहना था। आपने ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। अक्षित फाइल बंद करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, जब तुम मेरे आसपास नहीं होती हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। और उन्हें थोड़ी प्राइवेसी भी तो चाहिए। तुम भी जरा सोचो, अगर कोई हमारे शादी के जस्ट बाद हमें डिस्टर्ब करने के लिए वहां आ जाता तो। उद्धरण चिन्ह। हमारी शादी की तो बात ही मत कीजिए हो, पाखी ने कहा और फिर से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे और अपने अपने केबिन में अपना काम कर रहे थे। पाखी फाइल्स पढ़ने में बिजी थी, तभी उसके फोन में अक्षित के डैड का कॉल आता है। कंटिन्यू। दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस चैप्टर को लाइक जरूर करना। थैंक यू।